चलो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे बेटा सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 समझना। अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे वो एक्ट पढ़ रहे थे ना। जैसे हमने आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ा था, स्टैम्प्ड एक्ट पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा था, फिर हमने लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा, बताया वो क्यों एक्ट नहीं है, बताया था लॉजिक। ऐसे ही हम ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कोड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड। एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस होता है समझो। देखो, एक होता है एक्ट और एक होता है बेटा कोड। जैसे आपके सिलेबस में जो अपन कोड पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस में 4 कोड हमें पढ़ने हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट की बात करूं जो आपका पेपर 1 है, उसमें हमें कोड पढ़ने हैं 3। एक तो है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, एक है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक है हमारा इंडियन पीनल कोड। जब आप सेटिंग अप वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे वहां पे भी आपको एक कोड पढ़ना है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, आईबीसी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोड और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है इस बात को समझो। एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे पास होता है, हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग होती है। अच्छा, ड्राफ्टिंग होने के बाद कहां जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा हाँ बोल दे, राज्यसभा हाँ बोल दे और फिर प्रेसिडेंट भी क्या बोल दे, हाँ बोल दे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक्ट बन जाएगा। लेकिन कोड क्या होता है समझना। जब मल्टीपल एक्ट्स बने हुए हैं, किसी एक काम के लिए मल्टीपल एक्ट बने हुए हैं, जैसे मुझे अपना कोई राइट क्लेम करना है, मुझे डिफरेंट एक्ट में जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब एक ही काम को करने के मल्टीपल एक्ट्स होते हैं तो हम सारे एक्ट्स को एक साथ क्या कर देते हैं, असेंबल। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोड। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोड। समझ में आ गया। तो ये जो कोड है इट्स अ जनरल लॉ। कोड क्या है बेटा, जनरल लॉ है। हर एक रेमेडी के लिए अपना स्पेशल लॉ बना हुआ है। जैसे अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट से कोई नुकसान हुआ तो मैं कहां जाऊंगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन ये भी हमें राइट क्लेम करना ही सिखाता है। कोड भी हमें क्या सिखाता है, सिविल प्रोसीजर कोड भी हमें राइट क्लेम करना ही सिखा रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जब आपको स्पेशल लॉ में रेमेडी नहीं मिल पा रही है तो आप किस में आ जाओ, सिविल प्रोसीजर कोड में। आ रही है बातें समझ में। तो कोड का मतलब क्या है, जब हम मल्टीपल लॉज को एक साथ क्या कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कोड। जैसे जब मैं इंसॉल्वेंसी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पहले इंडिया में बेटा इंसॉल्वेंसी के 7 लॉज हुआ करते थे। अब एक बात बताओ, मेरा कुछ मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो मुझे इस दरवाजे पे, उस दरवाजे पे, उस दरवाजे, सब दरवाजे पे जाना पड़ रहा है। करेक्ट है, क्यों ना मुझे एक दरवाजे से डिसीजन मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एग्जाम्पल लो, कोई काम करने के लिए आपको मम्मी से भी पूछना पड़ रहा है, दादा से भी पूछना पड़ रहा है, पापा से भी पूछना पड़ रहा है। सर कोई तो एक हो जिससे मैं एक से पूछूं और मेरा काम बन जाए, तो जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे ही बेटा कोड क्या होता है, जब मल्टीपल लॉज बने होते हैं तो हम सारे लॉज को क्या कर देते हैं, एक साथ असेंबल कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोड। एक्ट और कोड में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए अब हम ये जो कोड पढ़ रहे हैं बेटा, कोड का नाम क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। क्या पढ़ रहे हैं हम, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है बेटा, इसमें 2 बातें डिफाइन है। एक होता है सब्सटेंसिव लॉ, एक क्या होता है, सब्सटेंसिव लॉ, और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, समझना। सब्सटेंसिव लॉ का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने लिखा है, मतलब उसमें सिर्फ लीगल बातें लिखी होती है, लॉ लिखा होता है और कुछ नहीं। इसको आप बेर भी बोल सकते हो, बेर एक्ट, सिर्फ लॉ लिखा होता है। जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, डिविडेंड क्या है। ठीक है, क्या उसका प्रोसीजर पढ़ा, नहीं, समझा। बोनस इशू क्या है, क्या उसका प्रोसीजर पढ़ा, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, क्या उसका प्रोसीजर पढ़ा, नहीं। तो सब्सटेंसिव लॉ का मतलब जहां पे सिर्फ लॉ लिखा होगा, एंड प्रोसीजर लॉ का मतलब जहां पे हाउ टू इंप्लीमेंट द लॉ, उसका प्रोसीजर लिखा होगा। करेक्ट है। तो जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, इसमें दोनों चीजें आती हैं बेटा, ये सब्सटेंसिव लॉ भी है और ये प्रोसीजरल लॉ भी है। तो सब्सटेंसिव लॉ में बेटा सेक्शंस होते हैं, सब्सटेंसिव लॉ में क्या होगा, सेक्शंस होगा, और प्रोसीजरल लॉ में बेटा रूल्स होते हैं। आ रही है बातें समझ में, नहीं। प्रोसीजर लॉ में क्या होगा, रूल्स होगा, रेगुलेशंस होंगे। समझ में आया। तो हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो सब्सटेंसिव लॉ भी है और प्रोसीजरल भी है। तो हमें इसमें कुछ सेक्शंस पढ़ने और कुछ रूल्स पढ़ने हैं, कुछ सेक्शंस पढ़ने और कुछ क्या करना है बेटा, रूल्स पढ़ने हैं। अब ध्यान से, कितने सेक्शंस पढ़ने, ज्यादा नहीं बेटा, ओनली 158 अपन को सेक्शंस पढ़ने हैं।
ठीक है। और प्रोसीजर में हमें ऑर्डर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? ऑर्डर। कितने सेक्शंस पढ़ने हैं? 158 सेक्शंस पढ़ने हैं और 51 ऑर्डर्स पढ़ने हैं, 51 ऑर्डर पढ़ने हैं। जो आपका सेक्शन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंसिव लॉ। और जो आपका ऑर्डर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल लॉ। आ रही है बातें समझ में? तो हमने क्या बोला कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है ये सब्सटेंसिव लॉ भी है और प्रोसीजरल लॉ भी है। इसमें सब्सटेंसिव लॉ को सेक्शंस में बोला गया है और प्रोसीजरल लॉ में क्या है? ऑर्डर्स, जिसमें लिखा होगा रूल्स, हम कैसे क्या चीज कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बात समझना, मैंने क्या बोला? सिविल प्रोसीजर कोड इज अ जनरल लॉ। सिविल प्रोसीजर कोड इज अ जनरल लॉ, समझना। अब ये जो है सिविल प्रोसीजर कोड जो है ये क्या है बेटा? जनरल लॉ है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला? अपने राइट्स के लिए हमारे पास स्पेसिफिक लॉ भी होता है। ये जनरल लॉ है और हमारे राइट्स के लिए हमारे पास स्पेसिफिक लॉ भी होता है। तो कभी मान लो जनरल लॉ में, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड में और हमारे स्पेसिफिक लॉ में कभी कलेश हो जाए, मतलब दोनों अलग अलग गाने सुना रहा है, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो हम किसकी बात सुने? तो यहां पे एक बेटा रूल लगता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जब मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। अब ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल क्या बोलता है? जब तक पॉसिबल है सबकी सुनो, और जहां पे इम्पॉसिबल होने लगे वहां पे स्पेसिफिक लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। स्पेसिफिक लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। तो देखो सिविल प्रोसीजर कोड क्या है? जनरल लॉ है, करेक्ट है। और हमारे पास स्पेसिफिक लॉ भी होती है, तो हम किसकी बात सुनेंगे? स्पेसिफिक लॉ की सुनेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड की नहीं सुनेंगे। समझ में आ गया? तो देखो हमें क्या क्या चीजें बात याद रखनी है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये प्रोसीजरल लॉ है। इसमें कुछ चीजें सब्सटेंसिव भी हैं और कुछ चीजें क्या है? प्रोसीजरल है। सब्सटेंसिव में कितने सेक्शंस हैं? 158 सेक्शंस हैं और प्रोसीजरल में 51 ऑर्डर्स हमें पढ़ने हैं। कभी जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये जनरल लॉ है, कभी इसका स्पेसिफिक लॉ के साथ कोई कलेश हो जाए तो आप बात किसकी सुनोगे? स्पेसिफिक लॉ की सुनेंगे, हम जनरल लॉ की बात नहीं सुनेंगे। ठीक है। अब एक बात सुनो, मान लो स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है, मान लो स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है, ठीक है, बट उस स्पेसिफिक लॉ में कोई चीज मिसिंग है। स्पेसिफिक लॉ बना तो हुआ है बट उस स्पेसिफिक लॉ में कोई चीज क्या है? मिसिंग है। स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है बट उस स्पेसिफिक लॉ में क्या है बेटा? कोई चीज मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे? जनरल लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई करेंगे। ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, स्पेसिफिक लॉ हमने बना रखा है लेकिन स्पेसिफिक लॉ किसी मैटर पे क्या है? साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा, तो हम क्या लगा देंगे? जनरल लॉ लगा देंगे। ठीक है। चलिए, तो हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? चैप्टर का नाम क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इट्स अ जनरल लॉ रिगार्डिंग द सिविल सूट। जनरल लॉ रिगार्डिंग द सिविल सूट। ठीक है। लेकिन कभी इस जनरल लॉ का स्पेसिफिक लॉ के साथ कलेश हो गया तो बात किसकी सुननी है? स्पेसिफिक लॉ की सुननी है। दूसरी बात, कभी स्पेसिफिक लॉ किसी मैटर पे साइलेंट है तो बात किसकी सुननी है? जनरल लॉ की, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड की। करेक्ट है? कोई डाउट? चलिए बेटा, अब हमें इसमें से कुछ डेफिनेशंस अपन को पढ़ने हैं। ठीक है। चलो, डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक डायग्राम को जरा समझो। ठीक है। यहां पे मैं एक बात समझा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर 9। बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, ऑर्डर 9 डील करता है अपीयरेंसेस ऑफ पार्टी। पार्टी कैसे अपीयर करेगा। आपके अगर नोट्स की बात करूं तो आपके नोट्स में 135 में लिखा हुआ है, ये 135 पेज पे। ठीक है। ऑर्डर 9 सुनने पे ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये समझ में आ गया तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे करो, सब कुछ लिखा हुआ है, बस सुनने पे ध्यान दो। एक पर्सन है बेटा ए और एक पर्सन है बी। करेक्ट है। एक पर्सन ए है और एक पर्सन क्या है? बी है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ बेटा? डिस्प्यूट हुआ। क्या हुआ? डिस्प्यूट हुआ। किस चीज के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हुआ? हम सब्जेक्ट मैटर भी लिखते हैं। डिस्प्यूट हुआ। अब डिस्प्यूट का बेटा सब्जेक्ट मैटर क्या था, पहले उस बात को समझो। डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर यह था टाइटलशिप ऑफ प्रॉपर्टी। टाइटलशिप
शिप ऑफ प्रॉपर्टी। टाइटलशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये डिस्प्यूट का क्या था बेटा? सब्जेक्ट मैटर। मतलब इन दोनों के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं वो किस चीज के झगड़े चल रहे हैं कि सर ओनरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, कोई घर है, उस घर के रिगार्डिंग ए बोल रहा है मैं ओनर हूं, बी बोल रहा है मैं ओनर हूं। ठीक है, तो ध्यान से, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया। ए ने बी के ऊपर क्या फाइल किया? सूट फाइल किया। ठीक है, करेक्ट है। ए क्या बोल रहा है? आई एम द ओनर। ठीक है, ए ने अपना टाइटलशिप दिखाया, ए क्या बोल रहा है? आई एम द ओनर। तो जिसने केस फाइल किया उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। सुनने पे ध्यान देना, जिसने केस फाइल किया उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लेंटिफ। ठीक है, अब जब प्लेंटिफ केस फाइल करेगा ना बेटा, जब प्लेंटिफ केस फाइल करता है बी के ऊपर, तो प्लेंटिफ केस कहां फाइल करेगा? कोर्ट में फाइल करेगा। तो ए ने कोर्ट में क्या कर दिया बेटा? सूट फाइल कर दिया। कहां फाइल कर दिया? बिफोर द कोर्ट। करेक्ट है, कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट जो है बी को क्या भेजेगा? नोटिस। कोर्ट बी को क्या भेजेगा? नोटिस। उस नोटिस को बोलते हैं सम्मन। क्या भेजेगा बेटा? सम्मन। ठीक है, कि भाई तेरे अगेंस्ट ए ने क्या किया है? केस फाइल किया है। तेरे अगेंस्ट ए ने क्या किया है? केस फाइल किया है। अब बी जो है अपना रिप्लाई देगा। किसको? कोर्ट को। बी जो है क्या देगा अपना बेटा? रिप्लाई देगा। समझ में आ रहा? इस रिप्लाई को पता है क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। मतलब ए ने बी के ऊपर एलिगेशन लगाया और बी अपने बचाव में एक स्टेटमेंट फाइल कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, अच्छा, ए ने भी क्या फाइल किया होगा? ए ने भी कुछ तो फाइल किया होगा। तो यहां पे क्या लिखा मैंने? ए जो डिस्प्यूट कर रहा है, जो केस फाइल कर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। तो इसने जो फाइल किया उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट। समझ में आ रहा? स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट। तो इसने अपना प्लेंट फाइल किया कि सर मेरे साथ बी ने ऐसा किया। बी क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी, जबकि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा ये देखो मेरा सबूत। ठीक है, अब बी रिप्लाई में अपना क्या फाइल करेगा? डिफेंस। ठीक है, अब मुझे बताओ, कोर्ट के पास दो कॉपीज आ चुकी है। किस चीज की कॉपी आ चुकी है? स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट की और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस की। आ गई ये कॉपी। चलिए, अब कोर्ट दोनों की बातों को पढ़ेगा और फिर दोनों को किस लिए बुलाएगा? हियरिंग के लिए बुलाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब यहां पे क्या हुआ? जब दोनों ने अपना अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस फाइल कर दिया, तो कोर्ट ने पॉइंट नंबर 2 में क्या किया? कॉल फॉर हियरिंग एंड रिटन। कुछ बातें समझ में आ रही? हमने आर्बिट्रेशन में ऐसी बातें पढ़ी थी। हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग बुलाया। चलिए, अब ध्यान से बेटा, अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। मान लो ए नहीं पहुंचा, ए नहीं पहुंचा, मतलब हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग का क्या था बेटा? डेट था। ठीक है, अब डेट क्या होता है? जो ये बी ए सम्मन फाइल, जब ए ने केस फाइल किया तो कोर्ट ने सम्मन दिया। अब कोर्ट क्या बोलेगा कि भी भाई तुझे इस दिन प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ये बात इसको ही बताई जाएगी, भाई दोनों प्रेजेंट हो जाओ इस दिन। अब मान लो जो कोर्ट ने डेट फिक्स की, उस डेट को ए ना आए तो क्या होगा? ए ना आए तो क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी है बेटा। अगर हियरिंग के दिन प्लेंटिफ ना आए, आइदर केस डिसमिस, केस क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा। केस क्या हो जाएगा बेटा? डिसमिस। या फिर मैटर ऑफ द केस को समझते हुए कोर्ट जजमेंट एक्स पार्टे दे देगा। क्या दे देगा? तो हियरिंग के दिन कौन नहीं आया बेटा? प्लेंटिफ नॉट केम। कौन नहीं आया? प्लेंटिफ नॉट केम। ठीक है, अब मुझे बताओ, प्लेंटिफ नहीं आया तो अब ये सीना चौड़ा होकर बात करेगा। क्या बोलेगा? देखो सर उसने केस फाइल किया, देखो नहीं आया, मैं प्रेजेंट हुआ ना, इसका मतलब मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं। करेक्ट है। तो अब यहां पे कोर्ट के पास बेटा दो पॉसिबिलिटी है। क्या कर देगा वो? आइदर डिसमिस केस कर देगा या फिर क्या कर देगा? एक्स पार्टे। एक्स पार्टे का मतलब बी जीत गया, बी जीत गया। वो मैटर ऑफ द
केस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टोटली जजमेंट किसके ऊपर आ गया, कोर्ट के ऊपर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, करेक्ट है। इसी तरीके से आ जाओ, सर डिफेंडेंट नहीं आया, डिफेंडेंट नॉट केम। अगर डिफेंडेंट ना आया तो क्या होगा, अगेन कोर्ट के पास दो राइट है, क्या होगा बताओ, नो। डिफेंडेंट नहीं आया तो डिसमिस थोड़ी करेंगे। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोर्ट अडजर्न कर देगा या फिर एक्स पार्टे, मतलब बोलेगा ठीक है डिफेंडेंट नहीं आया, एक हम अडजर्न कर देते हैं, एक मौका और देते हैं डिफेंडेंट को। अगर डिफेंडेंट सेकंड टाइम भी नहीं आया तो एक्स पार्टे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ, ऊपर वाले में सीधा डिसमिस, केस ही खत्म, होगा ही नहीं अब, ठीक है। और यहां पे क्या बोला, अर्जन, अर्जन का मतलब क्या है भाई, सुन भाई, देता हूं चांस, देता हूं तुझे, तू सुधर जा। आ रही है बातें समझ में या नहीं, बातें क्लियर हुई? तो अगर डिसमिस कर दिया तो वही मतलब हो गया ना कि द सेकंड पार्टी, ना 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 बेटा, डिसमिस का मतलब होता है केस आगे कंटिन्यू ही नहीं करेगा, तो मतलब और दोनों पार्टीज का कुछ नहीं हो सकता। और एक बोल रहा हूं कि एक्स पार्टी मतलब सामने वाली पार्टी जीत गई। समझ में आ रहा? अब ध्यान सुनो, तो हमने देखो ऑर्डर 9 में क्या लिखा हुआ है कि भाई प्लेंटिफ ने केस फाइल किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट, और डिफेंडेंट अपना डिफेंस फाइल करेगा, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। दोनों पार्टी की हेयरिंग होगी, हेयरिंग वाले दिन पता करो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अगर प्लेंटिफ नहीं आया तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, आइदर डिसमिस और आइदर एक्स पार्टे, और अगर डिफेंडेंट नहीं आया आइदर केस को अडजर्न कर दिया जाएगा या फिर एक्स पार्टे भी हो सकता है, मतलब उस केस में प्लेंटिफ जीत जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? पक्का? अब ध्यान से सुनो, ये तो बात हो गया कि मान लो ये दोनों प्रेजेंट नहीं हुआ, अब प्रेजेंट हुआ। समझ में आ रही है? अब बातें क्या डिस्कस करेंगे हम कि दोनों प्रेजेंट हुए तो दोनों के वकील अपनी अपनी दलीलें देंगे। दोनों की वकील क्या होंगे बेटा, अपनी अपनी दलीलें देंगे। अब समझना, जब ये मैटर चल ही रहा था, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ बेटा, आज पहला दिन था हियरिंग का, पहले दिन ऑफ हियरिंग में दोनों की वकील ने अपनी अपनी दलीलें दी, ठीक है। तो कोर्ट ने बेटा डिक्री दिया। डिक्री का मतलब होता है कोर्ट ने अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं दिया है, क्या दिया है, राइट डिसाइड किया है। क्या? तो डिक्री का मतलब होता है जब कोर्ट क्या डिसाइड करता है बेटा, राइट और लाइबिलिटी, राइट और लाइबिलिटी, ठीक है। तो जब कोर्ट जो है डिस्प्यूटेड पार्टी के बीच में राइट और लाइबिलिटी डिसाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिक्री। फॉर एग्जांपल, अब ए और बी के बीच में जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, मान लो वो प्रॉपर्टी कमर्शियल थी, ठीक है, उसको किराए पे लगाया जा रहा था, तो कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है अभी तक मैंने फाइनल कुछ नहीं बोला कौन इसका ओनर है, टिल देन जो प्रॉपर्टी है उसका सारा रेंट ए रिकवर करेगा। क्या मिला ए को, राइट। क्या मिला ए को, राइट, करेक्ट है। समझ में आ रहा? तो डिक्री का मतलब क्या है, कोर्ट ने यहां पे राइट दिया है। किसको दिया बेटा, अपने वाले एग्जांपल में ए को दिया, तो हम ए को क्या बोलेंगे, डिक्री होल्डर। क्या बोलेंगे, डिक्री होल्डर। बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर कोर्ट आपको कोई राइट डिसाइड करके देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्री होल्डर। क्या बोलते हैं उसको, डिक्री होल्डर, करेक्ट है। चलिए, क्या अभी तक केस खत्म हुआ? नहीं, मैटर अभी भी गोइंग है, ठीक है। चलिए, अब कोर्ट ने क्या बोला कि बेटा सुन जा, जब तक ये मैटर फाइनल नहीं होता तू लोग इंडिया छोड़ के नहीं निकलेगा। ये बातें किसको बताई गई है, दोनों को। भाई जब तक ये केस खत्म नहीं होता तब तक तुम इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा। इसको पता है कोर्ट का क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अरे ये बातें समझ, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। केसेस तो बहुत सालों तक चलते रहते हैं, तो मतलब बहुत सालों के लिए नहीं जा सकते आप अपने, बहुत हाँ, जब तक उसमें होता है, अगर तुम्हें जाना है तो कोर्ट की परमिशन लो। आपको पता है सलमान खान को हिरन के केस में जो हुआ था, उसने कितनी बार कोर्ट की परमिशन ली थी पता है, 151 टाइम्स आउटसाइड इंडिया जाने के लिए। 151 बार कोर्ट की परमिशन ली थी आउटसाइड इंडिया जाने के लिए। केसेस तो बहुत सालों तक घिसते रहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ ऑर्डर। ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर में क्या होगा, टू नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। अब ध्यान से, ये जो ऑर्डर होता है बेटा, ये दो टाइप के होते हैं।
एक को हम बोलते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर और एक होता है फाइनल ऑर्डर। इंटरलोकेटरी मतलब बीच में, मिडिल में। इंटरलोकेटरी मतलब अभी तक केस पूरा डिसाइड नहीं हुआ है, बीच में कोई ऑर्डर आ गया, इसको क्या बोलते हैं? इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ठीक है। और फाइनल ऑर्डर मतलब पूरा एंड में आया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा डिक्री भी होता है। डिक्री प्राइमरली डिक्री होती है और फाइनल डिक्री होती है। प्राइमरी डिक्री होती है और फाइनल डिक्री होती है। समझ में आ गया? तो देखिए, जब प्रोसीडिंग चल रहा होगा तो उस टाइम में दो बातें होंगी। क्या होगा? डिक्री होगा और ऑर्डर होगा। डिक्री में क्या डिसाइड किया जाएगा? पार्टी के राइट्स और लाइबिलिटीज, करेक्ट है। और ऑर्डर में क्या बोला जाएगा? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। इफ यू वांट टू डू समथिंग, हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। अब कोर्ट के परमिशन लेने को पता है लॉ में क्या बोलते हैं? लीव पिटीशन। क्या बोलते हैं? लीव पिटीशन। आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि सर मुझे परमिशन दो कि मैं आउटसाइड इंडिया जाऊं कि ना जाऊं। समझ में आ गया? बातें पूरी पिक्चर समझ में आ रही? चलिए, अब ये केस 2 साल में या 1 साल में या 6 महीने में या 8 महीने में फाइनलाइज हुआ, ठीक है। तो जो फाइनल डिसीजन होता है ना कोर्ट का, उसको बोलते हैं जजमेंट। कोर्ट के फाइनल डिसीजन को क्या बोलते हैं? जजमेंट। अब आपसे एक सवाल है, सर क्या जजमेंट डिक्री और ऑर्डर के बियॉन्ड हो सकता है? इम्पॉसिबल। क्यों भाई? जैसा तुमने डिक्री दिया, जैसा तुमने ऑर्डर दिया, उन्हीं दोनों को फॉलो करके तुम जजमेंट दोगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई डिक्री के अगेंस्ट जाके तुम जजमेंट दोगे या ऑर्डर के अगेंस्ट जाके तुम जजमेंट दोगे। आप उन्हीं दोनों चीज को फॉलो करके क्या दोगे? जजमेंट दोगे। तो याद क्या रखना है? जजमेंट ऑलवेज क्या होता है बेटा? डिक्री और ऑर्डर के कंसिडरेशन में होता है। आ रही है बातें समझ में? पक्का सारी बातें क्लियर हुई? करेक्ट है? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, मान लेते हैं इस पूरे केस में ए जीत गया। ए जीत गया। ए जीत गया तो हम क्या बोलेंगे? ये पर्सन जीत गया। इसको पता क्या बोलते हैं? जो जीत गया उसको हम बोलते हैं डिक्री होल्डर, और जो हार गया उसको जजमेंट डेटर। क्या बोलते हैं? जजमेंट डेटर। समझ में आ गया? जो जीत गया उसको डिक्री होल्डर और जो हार गया वो जजमेंट डेटर। तो मुझे बताओ, अपील कौन कर सकता है? जजमेंट डेटर। अपील कौन करेगा? जजमेंट डेटर। बताओ, सारी बातें समझ में आया या नहीं? एक एक टर्म क्लियर हुआ? पूरे केस में एक एक टर्म क्लियर हुआ? अब देखो, हमने इस पूरे केस में क्या क्या टर्म पढ़ा, उस चीज को सुनो। हमने पढ़ा डिक्री, राइट्स एंड लाइबिलिटी। हमने पढ़ा ऑर्डर, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। डिक्री होल्डर, जिसके फेवर में डिसीजन आया, डिक्री होल्डर। जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आया, जजमेंट डेटर। जिसने केस फाइल किया, प्लेंटिफ। जिसने केस को डिफेंड किया, डिफेंडेंट। प्लेंटिफ ने स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट फाइल किया, डिफेंडेंट ने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल किया। प्लेंटिफ के प्लेंट फाइल करने पे कोर्ट ने सम्मन भेजा, किसको? डिफेंडेंट को। तो डिफेंडेंट ने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल किया, ठीक है। और फिर डिक्री और ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए क्या आया? जजमेंट। कभी भी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। बताओ, सारी पिक्चर कोर्ट की समझ में आया या नहीं? करेक्ट है? अब ध्यान से बेटा, कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे होती है? कोर्ट में जो जज होता है ना बेटा, ही इज द स्टूडेंट। कोर्ट क्या है? क्लासरूम है, और जज क्या है? स्टूडेंट है। तो भाई टीचर कौन है? ओहो, टीचर सुप्रीम कोर्ट, नालायक। लॉयर्स। एडवोकेट क्या है बेटा? टीचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैटर चल रहा है, मान लो पूजा के बीच में और साक्षी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, मैटर चला। पूजा का वकील महिमा, और साक्षी का वकील मान लो शिवानी है, करेक्ट है, और मैं जज हूं, ठीक। अब हुआ क्या बेटा? सबसे पहले प्लेंटिफ का एडवोकेट आएगा, मौकिल, इन्होंने मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा ऐसा किया। अब डिफेंडेंट आएगा। एक बात मुझे बता, जब प्लेंटिफ का एडवोकेट होगा वो लीगल बातें समझा देगा क्या? डिफेंडेंट का ही वो लीगल बातें ही समझाएगा ना? प्लेंटिफ ने बता दिया, वो बाल की खाल निकालेगा। अब मुझे क्या लग रहा है? शिवानी भी सही है भाई, ठीक है।
उधर माधुरी क्या बोल रही है, महिमा जो बोल रही है, भाई वो भी सही लग रहा। मैं कंफ्यूज, मैं करूं तो क्या करूं। कभी ये मत समझना कि जज जजमेंट देता है, लॉयर की काबिलियत होती है कि वो जजमेंट अपनी तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब दोनों 5 बजे तक ये खेल खेल रहे हैं, कौन, और जज मजे ले रहा है। ठीक है, लेकिन जज के मजे नहीं है बेटा, सजे है, क्योंकि वो कंफ्यूज होता जा रहा है किसकी सुनूं। ठीक है, 5 बजा, कोर्ट अडजर्न, डेट डिसाइड कर दिया। अब जज, मैं गया घर पे, अपनी लाइब्रेरी में बैठा इत्मीनान से, बुक्स खोली, क्या ये दोनों भांगड़ा कर रहे होंगे, ये दोनों और R&D करेंगे। करेक्ट है। मैं 15 तारीख को, मान लो जजमेंट का डेट था, मैं आया, मैं सोच के आया था कि आज एकदम नए कपड़े पूरे पहन कर तो डिसीजन दे के रहूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। ये दोनों फिर से नई कहानी, फिर से जज एडवोकेट, दोनों नई कहानी। अब बेटा ये एडवोकेट की काबिलियत होती है कि वो क्या लेके चला जाए, अपनी तरफ जजमेंट। इस बात को समझना है ना, एक मूवी आई थी बेटा, बहुत जबरदस्त मूवी है इस चीज को समझाने के लिए कि दलीलें कैसे होती हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा जी की मूवी है, देखना उसमें कैसे एडवोकेट अपनी तरफ जजमेंट लेके जाता है। हारने वाला केस भी गोविंदा अपनी तरफ लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये जज की बेटा कोई वो नहीं होती है, सारा काबिलियत खेल किसका होता है, एडवोकेट का। इसलिए बेटा याद रखना, लाइफ में कभी भी कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट और लॉयर, इन 3 से पंगे नहीं लेने का। ये 3 वो लोग होते हैं ना, वो किताबी कीड़े होते हैं जिनको लॉ की एक एक बारीकियां पता है। तुम्हारा लाइफ बर्बाद भी कर सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। समझ में आया, नहीं आया, याद रहेगा पक्का। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब हम एक बार लिख ले अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ा। पता है ये चार्ट समझाने में मैंने आपको 2 पेज समझा दिए। ये चार्ट में आपका 2 पेज क्लियर हो गया। ठीक है, अब 2 पेज हमने क्या क्या, ये टर्म्स आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो एक काम करो, आपका जो भी नोट्स के बाजू में स्पेस बचा है, अगर हम अज्यूम करें कि 50% ओनरशिप ए को और बी को दोनों मिल गई तो डिपेंडेंट कौन होगा? पॉसिबल नहीं होगा। देखते हैं, वो होता है कभी कभी पॉसिबल हो जाता है कि 50% ओनरशिप हो जाता है, तो उसमें प्लेंटिव डिफेंडेंट तो वही रहेंगे, वो तो कोर्ट का जजमेंट आएगा कि चलो ठीक है 50% ओनरशिप, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, पार्टीशन होगा, और कोर्ट अपने जजमेंट में लिख के देगी कौन सा एरिया कितना पोर्शन किसको। चलो अब बेटा ध्यान से हम एक एक चीजों को आराम से लिखेंगे। ठीक है, चलिए जो भी आपके बाजू में स्पेस बचा हुआ है उसमें लिखते रहिए। सबसे पहला लिखेंगे हम प्लेंटिफ। लिखो, प्लेंटिफ का मतलब द पर्सन हु फाइल द सूट। ठीक है, दूसरा लिखो डिफेंडेंट, द पर्सन हु डिफेंड द सूट। द पर्सन हु डिफेंड द सूट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफेंडेंट। जो केस फाइल करेगा वो प्लेंटिफ, और जो डिफेंड करेगा वो डिफेंडेंट। करेक्ट है। थर्ड पॉइंट, सम्मन। सम्मन का मतलब क्या है, नोटिस ऑफ कोर्ट टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। सम्मन का मतलब क्या, नोटिस ऑफ कोर्ट टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। फोर्थ, डिक्री। डिक्री बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफाइन है। डिक्री का मतलब क्या है, राइट और लाइबिलिटी। यहां पे राइट और लाइबिलिटी डिक्लेयर करता है कौन, कोर्ट। फिर बेटा ऑर्डर, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दे रखा है
क्या होता है ऑर्डर में? टू डू समथिंग और टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ये कौन बोलेगा? कोर्ट। कोर्ट बोलेगा बेटा टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। फिर होता है बेटा डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर सेक्शन 2 क्लॉज 3 में है बेटा इसका बात है। डिक्री होल्डर का मतलब कौन होता है? पर्सन इन हुज इन फेवर ऑफ हुम डिक्री हैज बीन पास्ड। पर्सन इन फेवर ऑफ हुम डिक्री हैज बीन पास्ड। शिवानी देखना ये पूरा आ रहा है ना उसमें। ठीक है, फिर डिक्री होल्डर समझ में आ गया। दूसरा कौन होगा बेटा बताओ जल्दी से? जजमेंट गुड। जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर बेटा जो अपना डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 10 में। ये क्या बोलता है? पर्सन अगेंस्ट हुम डिक्री हैज बीन पास्ड। पर्सन अगेंस्ट whom decree has been passed। person against whom decree has been passed इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जजमेंट डेटर। फिर लास्ट जजमेंट। जजमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ए में लिखा हुआ है बेटा जजमेंट। सॉरी ए नहीं बेटा 9। जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट गिवन बाय जज। स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री और ऑर्डर। आ रही है बातें समझ में? तो ये आपको कुछ अच्छा एक चीज और 9th लिख लो स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट। और दूसरा क्या होता है 10th स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। ये कौन फाइल करेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट फाइल कौन करेगा? फाइल्ड बाय प्लेंटिफ और फाइल्ड बाय डिफेंडेंट। ये पूरा आया। ये 10 बातें आपको बेटा बहुत अच्छे से याद रखनी है। और बताया था ना एक चीज और बताया था मैंने आपको कि ये जो डिक्री होता है बेटा, डिक्री ये 2 टाइप के होते हैं और ऑर्डर भी होता है ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डिक्री और फाइनल डिक्री, और इंटरलोकेटरी ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर। इंटरलोकेटरी मतलब मिडिल में, मिडिल में। समझ में आया? तो ये हमारा बेटा बेस था इस चैप्टर का 6172। करेक्ट है? तो देखिए हमने क्या पढ़ा? प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, समन, डिक्री, ऑर्डर, डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर, जजमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। क्लियर? अब एक छोटी सी बात याद रखना,
डिक्री के अगेंस्ट अपील पॉसिबल है, डिक्री के अगेंस्ट अपील पॉसिबल है। एक जैसे अपने वाले एग्जांपल में ए को क्या बोला, भाई तू रेंट रिसीव करेगा, बी को बुरा लगेगा नहीं लगेगा, तो बी उसको चैलेंज कर सकता है। तो डिक्री के अगेंस्ट अपील पॉसिबल है, लेकिन दोनों को ऑर्डर मिला था ना कि भाई तू इंडिया से बाहर मत जियो, क्या उसको चैलेंज करेगा? नहीं। तो ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया सकता इन जनरल। इन जनरल कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसको चैलेंज किया जा सकता है, कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनको चैलेंज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो आपको मानना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दो, कौन से ऑर्डर चैलेंज किए जा सकते हैं। मान लो मेरा नुकसान हुआ, ठीक है, और मैं कोर्ट से कॉम्पनसेशन मांग रहा हूं, कोर्ट ने क्या बोला, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? मेरा नुकसान हुआ ना, मेरा नुकसान हुआ। फॉर एग्जाम्पल, याद है अपन ने टॉट में क्या पढ़ा था कि भाई मान लो पुलिस वाले अपने सोवरेन फंक्शन में कुछ कर देते हैं, मेरा राइट तो अफेक्ट हुआ, मेरा गुडविल अफेक्ट हुआ, तो अगर उसके अगेंस्ट कुछ है तो मैं तो चैलेंज कर ही नहीं पाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि वो अपीलेबल ही नहीं है। क्योंकि क्या बोल रहा है, सोवरेन फंक्शन में हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा ही मेरे साथ अगर मान लो कोई नॉन सोवरेन होगा तो मैं उसको चैलेंज तो कर सकता हूं ना, लेकिन सोवरेन वाले को मैं चैलेंज नहीं कर सकता। तो बोला कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके अपील पॉसिबल हो जाते हैं। वैसे जनरली ऑर्डर के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं होता, बट कुछ ऑर्डर के अगेंस्ट अपील पॉसिबल होता है, और डिक्री के अगेंस्ट ऑलवेज अपील पॉसिबल होता है, ठीक है। तो कहीं पे नोट के तौर पे ये लिख लेना, डिक्री के अगेंस्ट ऑलवेज अपील पॉसिबल, डिक्री के अगेंस्ट ऑलवेज अपील पॉसिबल, बट ऑर्डर के अगेंस्ट बेटा अपील पॉसिबल जनरली नहीं होती है। ऑर्डर के अगेंस्ट अपील पॉसिबल जनरली नहीं होती है। सर एक बार जैसे बोले डिग्री के डिक्री के अगेंस्ट अपील पॉसिबल है, ऑर्डर के अगेंस्ट जनरली अपील पॉसिबल नहीं होती है। सिक्स 172 चलिए अभी बेटा हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब ज्यूडिस। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब ज्यूडिस, ठीक है। क्या होता है समझो, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब ज्यूडिस। मान लो ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, और ये डिस्प्यूट ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। कहां चल रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट में। ये डिस्प्यूट ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। बी ने क्या किया, मान लो ए जो है वो दिल्ली वाला है और बी जो है वो यूपी का है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जहां पे गलत होता है वहीं पे केस फाइल होगा। तो गलत हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली कोर्ट में केस चल रहा है। बी ने अपने यूपी में इलाहाबाद कोर्ट में भी केस फाइल कर दिया। कहां फाइल कर दिया? इलाहाबाद कोर्ट में भी केस फाइल कर दिया, ठीक है। दोनों का मैटर सेम है, दोनों का मैटर सेम है, पार्टी भी सेम है, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, डिस्प्यूट का मैटर सेम, पार्टी सेम, लेकिन दो डिफरेंट कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है। तो पता लॉ मेकर क्या बोल रहा है, जो सेकंड सूट तूने फाइल किया है ना उसके ऊपर हम स्टे ऑर्डर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्टे नहीं होगा वो। इसी को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब ज्यूडिस। मतलब अगर आप दो सेम पार्टी हो, सेम पार्टी का कोई केस अगर ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ है, पेंडिंग है, और तुम उसी मैटर से रिलेटेड, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तुम कहां जा रहे हो? किसी दूसरे कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो, तो सेकंड सूट को क्या कर दिया जाएगा बेटा? स्टे लगा दिया जाएगा। इसका लॉजिक भी सिंपल है बेटा। मान लो सेकंड सूट भी कंटिन्यू करने दिया, ठीक है। तो मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बी के फेवर में डिसीजन दे दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने ए के फेवर में। अब क्या करेंगे? किसकी सुनूं मैं? क्लेश हो सकता है ना। इसीलिए लॉ मेकर ने क्या बोला कि सर इस क्लेश को हमें दूर करना है, इस क्लेश को हमें दूर करना है। इससे अच्छा है कि एक ही जगह पर डिस्प्यूट को कंटिन्यू चलने दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब पूजा क्या बोल रहे हैं अमित सर, एक बात बताओ, अगर मान लो ऐसा हुआ
कि इन दोनों के बीच में एक केस तो दिल्ली हाई कोर्ट में, एक केस जो है ना सर फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, और उसी मैटर को लेकर ये इंडिया कोर्ट में भी केस फाइल करें। फॉर एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजेडी, कंपनी फॉरेन की थी, हमने फॉरेन कोर्ट में केस किया, ठीक है, और फिर इंडिया में भी। तो सर क्या करें हम? तो लॉ मेकर ने बोला ठीक है तो चलेगा, तो चलेगा, उस केस में चलेगा। यानी फॉरेन कोर्ट में अगर पेंडिंग है और इंडियन कोर्ट में तुम फाइल कर रहे हो तो चलेगा, हम इंटरटेन कर लेंगे। लेकिन बेटा जजमेंट दोनों डिफरेंट आएंगे, तो वो जो जजमेंट देगा वो फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग देगा और अपन जो देंगे वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो लॉ मेकर भी अगर ऐसे हुआ कि एक तो हम इंडियन वाली बातें प्रिवेल करेंगे ना, ऑब्वियसली सी बात है, हमारी कंट्री का जजमेंट हम करेंगे फॉलो। यादें करो, रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर हमने एक्सेप्ट किया कि एमसी मेहता वाले केस में नहीं, हमने बोला वो तो सर कितना साल पुराना केस है और कहीं और का केस है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई डाउट यहां तक? इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, मतलब सेम नेचर का केस पेंडिंग होगा तो दूसरा कोर्ट जो सेकंड सूट होगा वो बाढ़ होगा, उसके ऊपर स्टे लगेगा। आपके नोट्स में देखो, विंग्स फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्वान फार्मास्यूटिकल का बेटा केस हुआ था। इस केस में सेम बातें थी बेटा, इन दोनों में किसी मेडिसिन को लेके, मेडिसिन के रैपरिंग और पैकिंग को लेके, मतलब होता है ना, आपने देखा होगा सर दर्द की बहुत सारी मेडिसिन आती है, ठीक है, आती है ना। अब अगर मान लो क्रोसिन है, सर दर्द की है, और दूसरा और कौन सा आता है? डोलो मान लो, ठीक है। अब ये दोनों जो मेडिसिन है उसकी पैकिंग अगर सेम हो तो इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के ऊपर केस क्या फाइल करेंगे? सर वो मेरे पैकिंग का गलत इस्तेमाल कर रहा है, सर वो मेरे पैकिंग का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मेरी गुडविल खराब हो रही है, मेरे गुडविल का वो फायदा ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियोकॉन का या ओनिडा का एसी लगा हुआ है, ठीक है। अब एक दूसरी कंपनी भी आए, वो भी अपने उसके ऊपर ओनिडा ही लिख दे, तो मुझे बताओ डिस्प्यूट होगा या नहीं होगा? करेक्ट है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि सर अगर मान लो, अपन को कैसे पता चलता है कि ये आर्टिकल किसकी है? सिर्फ नाम से, ठीक है। जैसे मान लो ये लवारिस फैन है, कुछ नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मैं फिलिप्स अगर लगा दूं, लोग क्या समझेंगे? सिर्फ लिखने से लोग क्या समझेंगे? फिलिप्स का है, ठीक है। मैंने जो शूज पहन रखे सड़क छाप है, उसके ऊपर बस बाटा का सोल लगा दूं, बस क्या हो चुका है? लवारिस है। अब तो कुछ है, जायज है, ठीक है, बाटा है, अदरवाइज पता चलता है क्या? नहीं। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि उन दोनों के बीच में जब झगड़े हुए ना, तो एक ने एक कोर्ट में केस फाइल कर दिया, दूसरे ने दूसरे कोर्ट में, तो सेकंड सूट को क्या कर दिया गया? बार। क्यों? लॉजिक समझा दिया क्यों बार किया गया? क्योंकि बेटा अगर दोनों कोर्ट का जजमेंट आ गया और दोनों कोर्ट के जजमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट में आ गए तो फिर क्या हो जाएगा? इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अपील कर सकते हैं, अपील पॉसिबल है, लेकिन बेटा एक बात बता, दो कोर्ट के अलग अलग जजमेंट, अब तू हाँ जजमेंट का अगेंस्ट अपील पॉसिबल है। जैसे हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसके अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट आया, उसके अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में, पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आ गया उसके बाद बीबी की कोर्ट है एक, वही आपका कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। भगवान भला करे। प्रेसिडेंट के पास है बेटा, चांसेस है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने का राइट। यस कोई भी जज तो उसके अगेंस्ट ओ बेटा, कोर्ट में एक बार बता दूं, इंडियन कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट ऐसे आते हैं जो बायस्ड होते हैं, पैसे लेके जजमेंट आती है, सलमान खान का केस, पैसे लेके जजमेंट आती है बेटा, पैसे लेके। बहुत इंडियन कोर्ट में तो बहुत सारे ऐसे जजमेंट है जहां पे पैसे लेके जजमेंट दी जाती है। क्यों करते हैं ऐसे? ठीक है, तो ऐसे हमारा एक सिंपल सा लॉ ही है। अगर सिंपल बोला जाना बेटा, मैं यूट्यूब पे ही बोल रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ, इंडिया में जितने वॉलेशंस ये पॉलिटिकल लीडर करते हैं उतने कोई नहीं करता है। आम इंसान के पास उतना टाइम नहीं कि वो वॉलेशन करे। आम इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सिग्नल तोड़ के जल्दी से घर भागेगा, ठीक है, हेलमेट नहीं पहनेगा, ठीक है, चोरी करने का उसके पास टाइम नहीं है रे बाबा, वो अपना काम करेगा या क्या करेगा? चोरी क्या करेगा वो, ठीक है, उसको घर चलाने या चोरी करने का जेल जाएगा, एक दिन चोरी करके मजे लेगा, 7 साल जेल में रहेगा, क्या फायदा उसको? तो उसके पास इतना टाइम नहीं है। और याद रखना, क्राइम जनरली क्राइम दो ही लोग कर सकते हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं और जिनकी नॉलेज बहुत शार्प है। अनपढ़ लोग क्राइम नहीं करते, अनपढ़ लोग जनरली क्राइम नहीं करते, उनको डर होती है, ठीक है।
और जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको किस बात का पैसा है, गुरूर है भाई, तो कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? एवरीथिंग इज मनी। जज भी बिकेगा, पुलिस भी बिकेंगे, सब बिकेंगे, एक से एक लोग बिकने को तैयार है। यहां तक कि सीएम को भी खरीदा जा सकता है। बस क्या होना चाहिए? बोली लगाने वाला अच्छा होना चाहिए, बोली लगाने वाली अच्छी होने चाहिए। और ये चीज तो अगर देखा, ये चीज तो इंडिया में बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब एक होता है ना राउडीनेस, राउडीनेस बहुत है, राउडीनेस बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लीडर्स जो है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड लीडर्स नहीं है। एक चीज मैंने देखा है, एजुकेशन से क्वालिफिकेशंस नहीं नीडेड है लोग जो पोस्ट पे नहीं नहीं, लीडर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एक इलिटरेट एक इलिटरेट और अनपढ़ पर्सन भी लीडर बन सकता है। और जनरली देखना, लीडर वही बनता है जो बोलने वाला होता है, जो बोल सकता है, जो जिसकी दूसरे की बातों को दबा सकता है। दैट पर्सन कैन बिकम द लीडर, दैट पर्सन कैन बिकम द लीडर। और इसमें गलती हमारी ही है बेटा, हम उन्हीं लोगों को लीडर चूज करते हैं जो इलिटरेट होते हैं। पढ़े लिखे लोगों को हम लीडर, और पढ़े लिखे लोग जाना नहीं चाहते। सिंपल सी बात बताओ ना, एक आईएएस ऑफिसर कितनी मेहनत करके आईएएस बनता है, लेकिन सुन किसकी रहा होता है? एक इलिटरेट पॉलिटिशियन की। जो बोलेगा वही करेगा। तो मुंडू टाइप इंसान, मुंडू टाइप इंसान हो गया ना। पार्लियामेंट में भी क्या डालो? क्वालिफिकेशन डालो, टेस्ट रखो। देखना, अगर पार्लियामेंट में अभी टेस्ट हो ना, मैं बोल रहा हूं, पार्लियामेंट में जो मेंबर होंगे ना राज्यसभा लोकसभा के, वो 0 हो जाएंगे। कोई भी टेस्ट में पास नहीं होने वाला। पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट सबके लिए भी रखना, सबके लिए क्वालिफिकेशनल होनी चाहिए। एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस अपना एक अलग मैटर है भाई। अपन लोग के लिए 10वीं पास करेगा तो ही तू 11वीं में, ऐसी पार्लियामेंट का भी स्टेज होना चाहिए। तू इस स्टेज पे आ, फिर यहाँ पे पास कर, फिर इस स्टेज पे, फिर तू लीडर, फिर पॉलिटिशियन, फिर क्या बनना है सब डिसाइड होंगे। लेकिन एग्जाम सबके लिए रखो। और वहां तो सब डफर लोग बैठे पड़े, एक से एवरीथिंग इज कंपल्सरी। और पता है ये सब चीज क्यों हो रहा है? बिकॉज हम यंग ब्लड बोल नहीं रहे कुछ, जो चीज हो रहा है अडॉप्ट कर रहे हैं। बिकॉज ये अडॉप्शन हमारे खून में बसी हुई है, क्योंकि हमने गुलामी से आए हैं और आज भी वही है। बस डिफरेंस बस ये है बेटा, 1947 से पहले और 1947 के बाद डिफरेंस ये है कि 1947 से पहले हम दूसरे कंट्री के गुलाम थे, 1947 के बाद हम नहीं, अपने ही कंट्री के अपने ही लोगों के गुलाम हैं। बस ये डिफरेंस है। और मैंने ये देखा है कि एजुकेशन लेने का मतलब ही है पोलाइटनेस, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस एंड क्या? दूसरों की बातें सिर्फ सुनना। क्यों? एजुकेशन लेने के बाद बस एक ही चीज का डर लगा रहता है, नाक ना कटे, बस नाक ना कटे। ये जो नाक कटने वाली बात है ना, इंडिया को डेवलप नहीं होने दे रहा है। हम रेज ही नहीं करते, वॉइस रेज ही नहीं करते। और अगर गलती से किसी ने कर भी दी ना, तो सपोर्ट में कोई नहीं आता। दैट्स वाई मुस्लिम कास्ट को बेस्ट मानता हूं। क्यों? ऑलवेज वो अपने कास्टिज्म के लिए स्टैंड लेते हैं। और हमारे कास्ट के इतने टुकड़े हैं ना, कोई मतलब काउंट नहीं कर सकते भाई। चलिए, सेक्शन 10 क्लियर हो गया। अब आजा बेटा सेक्शन नंबर 11 के ऊपर। ये है आपका रेस ज्यूडी काटा, रेस ज्यूडी काटा, रेस ज्यूडी काटा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बेटा सेक्शन नंबर 11, बहुत इंटरेस्टिंग। ये क्या बोल रहा है कि मान लो कोई केस है, वो फाइनली हो चुका है, खत्म। दो पार्टी के बीच में केस चल रहा था, वो फाइनली खत्म हो चुका, जजमेंट वगैरह सब आ चुके हैं, पार्टी अपने अपने घर जा चुके हैं। अब उसी मैटर को लेके तुम दोबारा कोई केस फाइल कर रहे हो, बोला नहीं होने देंगे। ठीक है, इसका एक सीधा साधा एग्जांपल देता हूं बेटा। एक मूवी, मुझे एग्जैक्ट मूवी का नाम नहीं याद आता, लेकिन अमिताभ जी की मूवी थी। ठीक है, उसमें अमिताभ जी को जेल हुआ था 7 ईयर्स का, जेल हुआ था 7 ईयर्स का। किसके? मर्डर के में, कि उन्होंने किसी का मर्डर किया। बट जो जेल हुआ था ना बेटा, वो जो मर्डर हुआ था वो एक्चुअली मर्डर था ही नहीं, उनको फंसाया गया था। उस इंसान को डेड दिखाया गया और इनको 7 साल की जेल हुई। जब 7 साल के बाद अमिताभ जी बाहर निकलते हैं जेल से, करेक्ट है, 7 साल के बाद अमिताभ जी बाहर निकलते हैं जेल से, तो उस इंसान को जिंदा पाते हैं। ठीक है, उसको ले जाके जज के सामने गोली मारते हैं। अब मुझे बताओ, क्या जज पनिशमेंट देगा? ऑलरेडी पनिशमेंट वो काट चुका है, उस सजा के लिए पनिशमेंट काट चुका है जो उसने किया ही नहीं था। अब नो पनिशमेंट। लेकिन अगर मान लो
उसमें 7 साल की जेल हुई अमिताभ जी को, मान लो। अगर 7 इयर्स की जेल में अमिताभ जी के अच्छे बिहेवियर की वजह से 3 साल में उनको रिलीफ कर दिया गया, अब अगर वो जज के सामने जाके गोली मारते तो 4 साल उनको जेल काटना पड़ेगा। टेक्निकल ग्राउंड पे अगर आपका जो केस है वो जल्दी छूट जाता हो, लेकिन इसमें एक बात समझना, मान लो मैंने कोई केस फाइल किया लेकिन मेरा केस ही डिसमिस हो गया। अभी अपने एग्जांपल दिया था, केस ही क्या हो गया, डिसमिस हो गया। अब क्या मैं सेम पार्टी दूसरे कोर्ट में केस फाइल कर सकता है उसी कोर्ट में? यस, अब चलेगा। अब वो रेस जुडिकाटा है ही नहीं ना, क्योंकि पहला केस फाइनलाइज ही नहीं हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं, रेस जुडिकाटा कब लगता है? पहला केस फाइनल, ठीक है। ध्यान से सुनो, मेरे बीच में और परनीत के बीच में एक झगड़े चल रहे हैं। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मैं क्या बोल रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिस्टर सी ने दिया है, ठीक है, दिया है, मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो कोर्ट मुझसे क्या मांगेगा? सबूत, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलो, परनीत क्या बोल रहा है कि सर जिस प्रॉपर्टी की बात अमित सर कर रहे हैं ना, उस प्रॉपर्टी का लीगल हायर मैं हूं। समझ में आ रहा बेटा? दोनों के बीच में डिस्प्यूट समझ में आ रहा? परनीत बोल रहा है कि सर जिस प्रॉपर्टी की बात अमित सर बोल रहे हैं उसका लीगल हायर मैं हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं कि सर इस प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा है। तो मुझसे कोर्ट क्या बोलेगा? ठीक है अमित, खरीदा है तो सेल डीड दिखा दे, दिखा, कोई तो सबूत दिखा। अच्छा, परनीत को क्या बोलेगा? ठीक है परनीत, तू क्या बोल रहा, लीगल हायर ना, बता दे विल किधर है तेरा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो, मैं अनेबल हो गया प्रूफ करने में, सिंपल, केस वो जीत गया। अब मुझे बताओ, मैटर रिजॉल्व ना, डिक्री आ गया किसके फेवर में? परनीत के फेवर में। नाउ परनीत इज अ डिक्री होल्डर, आई एम अ जजमेंट डेटर, मैं केस हार गया। अब मैं बताइए मैटर फाइनलाइज, इसी मैटर के रिगार्डिंग अब मैं कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूं, सर मैं लीगल हायर हूं, मेरे पास ये सबूत, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा क्या? बेटा गया, केस गया। आ रही है बातें समझ में? नहीं तो रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है कि मैटर फाइनलाइज हो चुका है उस चीज के रिगार्डिंग, अब उसके रिगार्डिंग दोबारा रीओपन आप नहीं करवा सकते। लेकिन हां, आप उसके रिगार्डिंग अपील जाना चाहते हो। अपील का मतलब क्या है कि भाई मैं खुश नहीं हूं जजमेंट से, तभी अपील करूंगा ना। अब मैंने मैटर एक्सेप्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल डिक्री आया, ठीक है, मेरे पास राइट क्या था? डिक्री को चैलेंज कर दूं, अपील कर दूं। मैंने कुछ किया क्या? उसके अगेंस्ट क्या फाइल कर रहा हूं? केस। इसका मतलब डिक्री को मैंने एक्सेप्ट किया, फिर क्या फाइल कर रहा हूं? केस। दैट इज नॉट पॉसिबल। तू अपील करना, अपील कहां करेगा? हायर कोर्ट में। आ रही है बातें समझ में? जजमेंट होने के बाद थोड़ी अपील करेंगे। हाँ, जजमेंट होने के बाद अपील कर सकते हैं ना। अपील कैसे होगा? डिसीजन आया, अब क्या बोल रहे सर मुझे ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा, मैं चैलेंज करूंगा इसको। चैलेंज करो, केस नहीं कर सकते, चैलेंज करो। लेकिन मान लो तुम जजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसके बाद 4 महीने 5 महीने 6 महीने का दोबारा केस फाइल कर रहे हो, नॉट अलाउड ना। हायर कोर्ट में तो कर सकते ना। हाँ, अपील करो बेटा। अपील का पीरियड कितना है याद करो जरा। नहीं, अपील और केस में इतना क्या, मतलब एक ही बात हुआ ना। ना 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 बेटा, अपील का टाइम कितना है? 60 डेज, 30 डेज, 90 डेज, याद आ रहा लिमिटेशन एक्ट में? अपील का टाइम कितना है? 30, 60 और 90 डेज है। अब बेटा एक बात बता, तुझे अपील इसी टाइम में करना है ना, तू इसके बाद जाएगा तो तू रिट ही लगा सकता है ना, या दोबारा उसी चीज को लेके दोबारा केस फाइल करेगा? अपील करना तू। सर कैसे केस कैसे फाइल करते हो और अपील कैसे फाइल करते हो? केस मतलब पहली बार, और केस हमेशा कैसे फाइल करते हैं, कौन से कोर्ट में फाइल करते हैं भी सीखेंगे। सबसे पहले हमेशा जाता है लोअर कोर्ट में, तो दैट हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट चैलेंज करना है तुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को, तो हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करना तो पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। बट हाँ, तुम प्रेसिडेंट को अप्लाई कर सकते हो, प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन डाल के तुम उसको ओवर रूल करवा सकते हो। मतलब फांसी देते किसी को तो वो अपील कर सकता है डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास। नहीं बेटा, उसमें होता है, इसने मूवी देख के बताई है, मूवी में देखा है बेटा। कुछ केस था, मूवीज में ऐसा आपने देखा होगा कि फांसी की सजा रुक रही होती है और फिर अचानक से फांसी रुक जाता है। ऐसा बेटा प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डर आता है,
ठीक है। समटाइम होता है ऐसा कि फांसी कभी कभी अनजेन्युइन हो रहा होता है या बंदा वो गिल्ट नहीं होता है, ऐसा साउथ इंडियन मूवीज में बहुत दिखाया गया है कि फांसी, हाँ फांसी हो रहा, करने के बाद कैसे रोकेंगे, वो तो गया ना ऊपर, करने के बाद थोड़ी, फांसी लगने से पहले। और याद रखना फांसी लगने का एक टाइम होता है बेटा, अगर फांसी लगने के टाइम में 1 सेकंड की भी चूक हो गई ना फांसी नहीं होगी। मतलब मुहूर्त होता है उसका। हाँ मुहूर्त होता है, पंडित से मुहूर्त निकाले जाते हैं बेटा, और तुमसे फांसी लगने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है कि तुझे कुछ भी, जो भी तुम्हें चिकन खाना हो, मटन खाना हो, जो भी मूवी देखना हो, जो भी तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी सब। क्या? हाँ जेल में घूम लो, पूरा जेल का चक्कर लगा लो, मुआयना कर लो, नालायक घूम के आना चाहता हूँ। हाँ आएगा ना वो, आपको मिलने देगा ना, फैमिली मेंबर को मिला देगा, सबसे मिलवा देगा, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मैं फांसी से पहले जो है साउथ अफ्रीका देख के आना चाहता हूँ, नालायक चल इधर साउथ अफ्रीका देखेगा। जब कांड किया तो सब अफ्रीका नहीं गया था। क्यों? क्योंकि जेल से बाहर निकलने के बाद बेटा जो कैदी होता है ना वो आज़ाद परिंदा हो जाता है, फिर उसका वो कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? इंडिया इज अ जुगाड़ू कंट्री, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ तो जेल में भी करवा सकते हैं। हाँ जेल में भी पॉसिबल है, जिसकी बड़ी बड़ी पहचान है जेल में कुछ भी कर, बहुत कुछ कर सकते हैं बेटा। सर जेल से बाहर आने के बाद उनका और बड़े क्रिमिनल, हाँ वो सब मूवीज में दिखाते जेल हैं। से बाहर आने के बाद उनका और बड़े क्रिमिनल बने। हाँ ऑब्वियसली सी बात है, वो बनेंगे। शिवाजी द बॉस ने बताया है जेल में बैठे बैठे सब कुछ कर देते हैं। चलो 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 शिवाजी द बॉस की मूवी बाद में बात करते हैं, इधर देखते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? 2 चीजें क्लियर, कौन सा? रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा। रेस सब जुडिस में क्या है? 2 पार्टी सेम है, केस ऑलरेडी पेंडिंग है, सेकंड सूट स्टे लग जाएगा, करेक्ट है। जुडिकाटा में क्या है? ऑलरेडी मैटर फाइनलाइज हो चुका है, अब तुम उसका सेकंड केस नहीं फाइल कर सकते क्योंकि डिक्री आ चुका है, तुम एक्सेप्ट कर चुके। हाँ अपील कर लो। आ रही है बातें समझ में? चलिए बेटा अब आते हैं हम प्लेस ऑफ सूट। प्लेस ऑफ सूट, इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं। अब बोला जाए तो कुछ सेक्शंस लॉ मेकर ने बहुत ही क्या बोलूं इसको, बिना मतलब के ड्राफ्ट कर दिए हैं, नहीं करना चाहिए था, फिर भी ड्राफ्ट कर दिया, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या करें। सबसे पहला बेटा सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 तो सबसे सिंपल ये बोलता है कि जब भी केस फाइल करोगे लोएस्ट कोर्ट में, लोएस्ट कोर्ट में। सेक्शन 15 क्या बोलता है? जब भी केस फाइल करोगे सबसे पहले कहां फाइल करोगे? लोएस्ट कोर्ट में। कहां फाइल करोगे? लोएस्ट कोर्ट में, करेक्ट है। सेक्शन 16 क्या बोलता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस होगा तो जहां पे वो सिचुएटेड है वहां पे फाइल करना, जहां पे वो सिचुएटेड है वहां पे फाइल करना। इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस होगा तो जहां पे वो सिचुएटेड है वहां पे फाइल करना, मतलब जिधर प्रॉपर्टी है उधर ही। हाँ। 17 क्या बोलता है कि जब प्रॉपर्टी डिफरेंट जुडिक्शन में हो, डिफरेंट जुडिक्शन में हो तो एनी कोर्ट, एनी कोर्ट। जैसे एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल दहीसर के बॉर्डर पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, या तो अब दहीसर किधर पड़ती है? दहीसर को उधर थाने और इधर मुंबई कर दो, किधर भी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या हो गया बेटा? डिफरेंट जुडिक्शन हो गया। अब देखो 18 और 17 दोनों एक जैसा है, अनसर्टनिटी तो बोला एनी कोर्ट। तुम डिसाइड फिक्स ही नहीं कर पा रहे हो किधर, तो बोला एनी कोर्ट। अनसर्टनिटी होगा बेटा तो क्या होगा? एनी कोर्ट, ठीक है। 19 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे सवाल बेटा बहुत आते हैं 19 से। 19 कब लगाना? कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन। अगर तुम्हारे साथ कोई रॉन्ग हुआ है और उसका तुम क्या मांग रहे हो बेटा? कॉम्पनसेशन मांग रहे हो, तो 2 जगह पे तुम केस फाइल करते हो। जहां पे तुम्हारे साथ रॉन्ग हुआ, जहां पे तुम्हारे साथ क्या हुआ बेटा? रॉन्ग हुआ, या फिर जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड, जहां पे तुम्हारे साथ रॉन्ग हुआ या फिर जहां पे डिफेंडेंट रहता है, जहां पे तुम्हारे साथ रॉन्ग हुआ या फिर जहां पे डिफेंडेंट रहता है।
समझ में आ रहा? अब देखो एक और डिपार्टमेंट ने फिर से एक टाइम पास किया। वो क्या बोल रहा है कि जहां पे सेक्शन 16, 17, 18, 19 ना लगे वहां पे 20 लगा दियो। क्या लगा दियो? 20। टाइम पास है बेटा अगेन। अब 20 में भी क्या बोल रहा है? ठीक है, हमने बोला सर ठीक है बता दो 20 में कहां लगाऊं केस, तो क्या बोल रहा है? जहां पे तेरे साथ गलत हुआ और जहां पे डिफेंडेंट रहता है। तो 19 का सीन हो गया। डिफेंडेंट रहता है जहां पे तेरे साथ गलत हुआ और जहां पे डिफेंडेंट रहता है। अब देखो ना, डिपार्टमेंट ने यहां पे रॉन्ग नहीं लिखा, पता है क्या लिखा? कॉज ऑफ एक्शन। एक्शन जहां पे तुम्हारे साथ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, कुछ तो अलग दिखना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? टाइम पास है ये सेक्शन देखो, टाइम पास है ये वाला दोनों। बस 17 में ही सारी बातें आ गई। डिफरेंट जुडिक्शन आ रही है बातें समझ में? तो देखो हमने सबसे पहले 15 क्या बोलता है? 6172 15 क्या बोलता है बेटा? लोएस्ट कोर्ट में। 15 क्या बोलता है? लोएस्ट कोर्ट में। 16 क्या बोलता है? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कहां पे? जहां पे वो सिचुएटेड है। 17 क्या बोल रहा है? मैटर तो इमूवेबल का है लेकिन तुझे जुडिक्शन पता नहीं चल रहा, किधर भी फाइल कर दे, एनी कोर्ट में। 18 क्या बोल रहा है? अनसर्टेनिटी है तो एनी कोर्ट में। 19 क्या बोल रहा है? रॉन्ग, तेरे साथ गलत हुआ, तेरे साथ गलत हुआ। करेक्ट है, तुम्हारे साथ क्या हुआ बेटा? गलत। इसका भी एग्जांपल दूंगा। तो क्या बोला? जहां पे तेरे साथ गलत हुआ और जहां पे डिफेंडेंट रहता है। ठीक है। और 20 क्या बोलता है? कि जहां पे 16, 17, 18, 19 ना लगे वहां भी सेम, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और जहां पे डिफेंडेंट रहता है। ठीक है। अब बेटा आपको एक फालतू का ज्ञान दे रहा हूं, ध्यान से। कभी कभी झोल झपाटे में ऐसा पढ़ो। ठीक है, मैं चाहता हूं पढ़ो ताकि तुम एक बार कोर्ट का चेहरा जरूर देखो। मतलब आप कांड ना करो, आपके साथ कांड हो तो तुम केस फाइल करो, ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा कैसे होता है। मान लो ए जो है वो दिल्ली का है, बी जो है वो कलकत्ता का है, सी जो है वो चेन्नई का है। ठीक है। और ये तीनों जो है मुंबई में आके मिले। मुंबई में आके क्या हुआ बेटा? मीटिंग किया। मुंबई में आके क्या हुआ? मीटिंग किया। अब जब मीटिंग कर रहे थे ना बेटा, उसी टाइम सब में बेट लग गई। ठीक है। तो किसी चीज को लेके इन तीनों में बेट लग गया। ठीक है, एकदम बॉन्ड पेपर सब साइन हुआ। ए और बी ने प्रॉमिस कर दिया सी को कि मैं तुझे 2 लाख दूंगा। ठीक है। प्रोवाइडेड कैटरीना की शादी किसके साथ हुई है? विकी कौशल के साथ हो जानी चाहिए। करेक्ट है, हो गई। ठीक है। 6172 तीनों बारात बन के आए थे, मिठाई 6172 क्लास 1 सॉरी आए, शादी अटेंड की, मिठाई सब खाया। अब ए और बी क्या बोल रहे? भाई वैसे तो मैं ऐसे ही मजे ले रहा था, नहीं दे रहा मैं पैसे। अब मुझे बताओ सी केस फाइल कर सकता है? यस। कहां पे? मुंबई। तो देखो लॉ मेकर क्या बोलता है? कहां उसके साथ गलत हुआ? मुंबई। और दूसरा चेन्नई। जहां पे डिफेंडेंट रहता है, क्योंकि ये क्या हो गया? प्लेंटिफ ना, ये प्लेंटिफ हो गया और ये दोनों डिफेंडेंट। तो ये केस फाइल कर सकता है दिल्ली और फाइल कर सकता है कलकत्ता। मैं बताऊं कहां केस फाइल करना चाहिए? मुंबई। पता है क्यों? अगर मुंबई केस फाइल करोगे तो पता क्या होगा? इसको दिल्ली से मुंबई आना पड़ेगा, 5000 रुपये फ्लाइट की टिकट। कोलकाता से आना पड़ेगा। इसको कोलकाता से आना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ये दिल्ली में केस फाइल करता है, क्या बोलेगा? मैं तो अपने ही घर में हूं ना, अपने गली में तो सब शेर होते हैं, जाऊंगा भी नहीं भी जाऊंगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हें किसी से पैसे रिकवर करना हो ना, अपोजिट डायरेक्शन में केस फाइल करो। क्यों? टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक बात मुझे बताओ, अपन सिग्नल क्यों तोड़ते हैं? मजा आ रहा है इसलिए? मजा आ रहा? क्यों? टाइम नहीं है। शॉर्टकट रूट अपनाने का सिंपल मतलब ही क्या है? ये जो दिल्ली वाला वेला है वो घर पे बैठा हो 2 लाख वैसे। अरे तो भाई अगर मान लो 2 लाख का केस है और तुझे आने जाने में 4 लाख लग जाए, इससे अच्छा मैं 2 लाख ना दे दूं? बैठ नहीं लगाते, स्मार्ट होते, 500 रुपए की भी बैठ ना लगाए। अरे ये बातें समझ में या नहीं? तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। और आपको हाँ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको डिसीजन देने हैं कहाँ पे वो केस फाइल करेगा। यस, क्या बात है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बहुत इजी सब्जेक्ट है बेटा ये, अगर सच्ची इसको दिल से पढ़ा जाए ना तो इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स 80+ 90+ भी आ सकते हैं, बस प्रोवाइडेड कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ने में। क्यों? सिचुएशंस ही आते हैं ना, ऑलवेज सिचुएशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चंस आते हैं बट सिचुएशंस रहते हैं। सिचुएशंस इजी है थोड़ी, मतलब अगर कॉन्सेप्ट पता है तो वेरी इजी। हाँ एक बात सही है, एक बार कंसेप्ट पता चल जाए ना फिर उसको लिखना इजी हो जाता है, लेकिन फिर रट्टा मारना वो दिक्कत है। चलो सबसे पहले 15 क्या बोलता है? लोएस्ट कोर्ट। 16 क्या बोलता है? इम्यूलो पार्टी होगा तो जहाँ पे सिचुएटेड है। 17 क्या बोलता है? अगर अनसर्टनिटी है तो, जुडिक्शन क्लियर नहीं है तो एनी कोर्ट। और 18 क्या बोलता है? अनसर्टनिटी है तो एनी कोर्ट। 19 क्या बोलता है? रॉन्ग फॉर कॉम्पनसेशन डन, सॉरी कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग, ठीक है। तो उस केस में जहां पे तेरे साथ गलत हुआ या जहां पे डिफेंडेंट रहता है। और 20 क्या बोल रहा है? 16 17 18 19 नहीं लग रहा तो 20 में आ जा, जहां पे तेरे साथ गलत हुआ और जहां पे डिफेंडेंट रहता है। करेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदा जो रिलायंस का था, और तुमने प्रोडक्ट खरीदा, तुम थे मुंबई वाले, गए थे दिल्ली घूमने के लिए, वहां पे प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट रिलायंस का था, कहाँ केस फाइल करोगे? तो लॉ मेकर क्या बोलता है? जहां पे ब्रांच है या फिर जहां पे उसकी मेन हेड ऑफिस है, ब्रांच या मेन हेड ऑफिस। तो तुमने अगर मान लो दिल्ली से खरीदा है, दिल्ली में ही ब्रांच है तो ब्रांच ऑफिस में, अदरवाइज मेन हेड ऑफिस में आप केस फाइल करोगे तो मुंबई में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का बेटा? कोई डाउट? इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैंने केस स्टडी दे रखे हैं, सब घर पे पढ़ना एक एक, सब एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और वैसे ही आंसर लिखना है एग्जाम में, समझा? हाँ बस बेटा आंसर टू द पॉइंट। ये 12वीं का एग्जाम नहीं तेरे जो गाने पूरे सुनाने हैं पूरे, और 12वीं में पता है हम कैसे आंसर लिखते हैं? ग्रेजुएशन में भी एक ही लाइन ना एक ही लाइन को बेटा 5 बार, ठीक है। पहला पास्ट टेंस, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर, फिर एक्टिव वॉइस, फिर पैसिव वॉइस और फिर नरेशन, फिर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। पूरी ग्रामर की नॉलेज दिखा के आते हैं। उसके पास भी एक नॉलेज बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार नॉलेज है उसके पास भी। वो तो बेटा 12th में, ओ बेटा वो 12th में, पता है 12th में 12th में ऐसा क्यों मिलता है बेटा? वहां पे टीचर्स के रेपुटेशन की सवाल होती है, टीचर्स के रेपुटेशन। स्कूल वाले एग्जाम लेते हैं जानबूझ के तुझे बेटा पास कर रहे होते, क्यों भाई? अगर बच्चा उसके क्लास में ज्यादा फेल हो गया तो टीचर की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, जॉब खतरे में है, इसलिए नालायक वैसा कर रहे होते हैं। और सीबीएसई बोर्ड ऐसे लग रहा है जैसे लड्डू बांट रहे हैं, मतलब भगवान है बच्चे बेटा, 100 में से 100 लेके आ रहे हैं, 99। और एसएससी वाले 70 75। सीबीएसई बोर्ड तो ऐसा है जैसे पूरा लड्डू बांट रहे हैं, ठीक है। पूरी सिलेबस बता देते हैं बेटा एग्जाम में इतना आएगा। और 5वीं क्लास तक में या 6ठी क्लास तक में या 4थी 5वीं में बेटा हमारा देखा जाए तो क्रिएटिविटी वहीं पे रुक जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं महिमा 4थी क्लास में, करेक्ट है। अब ये कुछ लिखी, मैम ने लिखवाया था कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, 4 लाइन। इस नालायक ने उसमें थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी कर दी, 0। क्यों? मैम का ईगो हर्ट, क्यों नहीं मेरा वाला लिखा? इतनी मेहनत से मैंने लिखवाया था भाई तुझे। आ रही है बातें समझ में? हमें तो सर ऐसा बताते थे बेटा मैंने लाइफ को और सोसाइटी को बहुत एनालाइज किया, बहुत। क्यों? 18 साल की एज तक तो कभी पढ़ा नहीं, 18 साल के बाद पढ़ना शुरू किया। तो जो 18 से पहले मेरे साथ हुआ वो जब पढ़ता गया धीरे धीरे वो एनालाइज होती गई, कहाँ पे क्या चीज़ें। मैंने बेटा बहुत पहले एक मूवी देखी थी राजा की आएगी बारात, जिसमें रानी मुखर्जी के साथ रेप होता है, उसका पूरा केस था, दिखाया गया था। वो चीज़ें मुझे एग्जीक्यूटिव के सीआरपीसी क्लियर करने के बाद समझ में आई। एग्जीक्यूटिव जब क्लियर किया, सीआरपीसी का चैप्टर जब पढ़ा तब समझ में, अच्छा हाँ ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसने ऐसी जजमेंट बोली। तो धीरे धीरे ऐसे करके मूवीज से लिंक कर करके मेरे एग्जाम्पल्स बनते चले। तो मूवी में दिखाता सर वो सही रहता है ना? कुछ बातें सही रहती है, कुछ ठीक रहती है। जैसे उस दिन परसों ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ऐतराज मूवी में दिखाया गया था कि अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा के ऊपर 6 महीने के अंदर में केस फाइल कर सकता है, जबकि वो लॉ में एक्चुअली 1 साल है। तो इसलिए बेटा आप जब भी कोई मूवी देखते हो ना, मूवी का एक पहला पेज जो ओपन होता है उसमें लिखा होता है कि हम किसी लॉ का वायलेशन नहीं कर रहे हैं।
ऐसा डिस्क्लेमर वो दे के रखते हैं। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेक्शन 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ऑर्डर में सिर्फ एक ही ऑर्डर पढ़ा है, ऑर्डर नंबर 9। आ जाइए बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बहुत ही सिंपल 3 कंसेप्ट बेटा, बहुत ही छोटे छोटे। सेट ऑफ, एक है इक्विटेबल सेट ऑफ और एक है काउंटर क्लेम। साक्षी बोल रहे सर ये तो मुझे पक्का समझ में आ गया। काउंटर क्लेम का मतलब आपने मेरे ऊपर एलिगेशन डाला, मैंने आपके ऊपर डाल दिया, दैट इज काउंटर क्लेम। सिंपल ना भाई। मान लो मैं कोर्ट में केस फाइल करूं, मैंने क्या बोला, साक्षी को 15,000 देने हैं, ठीक है। अब साक्षी क्या बोल रही है, सर अमृतसर से मुझे 35,000 लेने हैं, अमृतसर से मुझे 35,000 लेने हैं, ठीक है। काउंटर क्लेम सेट ऑफ कर दो ना सर। अब शुरुआत यहीं से कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब इसने मेरे ऊपर क्या डाल दिया, काउंटर क्लेम। तो मैं क्या बोलूंगा, आजा बेटा सेट ऑफ कर लेते हैं 15 समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो सेट ऑफ क्या होता है, जब अमाउंट पता हो तुझे तभी सेट ऑफ करेगा ना। एक बात मुझे बताओ, मैंने ट्रांजैक्शन किया साक्षी के साथ, सेट ऑफ करने के लिए साक्षी की सिस्टर आ सकती है क्या, ना, पार्टी डिफरेंट हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने सेट ऑफ किया, अगर मैंने काउंटर क्लेम, अगर क्लेम जिसके लिए अराइज किया वही तो करेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ कब होता है, जब पार्टी सेम होगी और अमाउंट आइडेंटिफेबल हो, अमाउंट आइडेंटिफेबल हो, यानी मनी के टर्म की बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ ट्रांजैक्शन डिफरेंट हो सकता है। मान लो मुझे जो 15,000 लेने थे वो किसी स्टडी के रिगार्डिंग था, और साक्षी को जो 35,000 लेने थे उसने मुझे अपना स्कूटी दिया था। सेट ऑफ पॉसिबल। देखो ट्रांजैक्शन अलग है, पार्टी तो सेम है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब सोच के बताना सेट ऑफ होगा या नहीं होगा, सोचना। ए, बी और सी इन तीनों ने मिलकर डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तीनों ने किस चीज के रिगार्डिंग, वीट सप्लाई किया, ठीक है, 1 लाख रुपए का, करेक्ट है। ध्यान से, 1 लाख रुपए का जो वीट सप्लाई किया। अब ए और बी ने डी को रेडी गारमेंट सप्लाई किया 2 लाख रुपए का। सेटअप पॉसिबल है 1 लाख का, नहीं, पार्टी आर डिफरेंट। ट्रांजैक्शन का हमें लेना देना नहीं है, ट्रांजैक्शन कोई भी चलेगा, लेकिन पार्टी आर, पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था भाई, और अभी किसके बीच में, पार्टी आर डिफरेंट। आ रही है बातें समझ में। तो सेट ऑफ कब होगा, व्हेन पार्टी आर सेम और अमाउंट पता तो है, मैं कितना सेट ऑफ करूं। काउंटर क्लेम का मतलब क्या है, मैंने एलिगेशन लगाया, सामने वाले ने भी एलिगेशन लगा दिया। आ रही है बातें समझ में, नहीं कोई डाउट, पक्का क्लियर हो गया, क्लियर। चलो अब इक्विटेबल सेट ऑफ, अमाउंट अनआइडेंटिफेबल, लमसम दे दे भाई, कुछ भी दे दे, भूल गया हूं मैं, कुछ भी दे दे, भूल गया हूं मैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विटेबल। याद आ रहा, अपन ने हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ा था, अनरियलाइज रेंट, 2 लाख का रेंट अनरियलाइज था। आ रही है बातें समझ में या नहीं। तो अमाउंट क्वांटिफेबल होगा तो ट्रांजैक्शन वाले डिफरेंट हो, पार्टी मस्ट बी, और काउंटर क्लेम का मतलब क्लेम अगेंस्ट द क्लेम, ऐसा बोलो ना, क्लेम अगेंस्ट द क्लेम, इट्स अ काउंटर क्लेम, ठीक है। और इक्विटेबल सेट ऑफ, अमाउंट इज नॉट आइडेंटिफेबल, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ इक्विटेबल सेट ऑफ। बेटा जुगाड़ कर लेते हैं। आ रही है बातें समझ में। एग्जाम में पता आपको पूछ देता है सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में डिफरेंस, मैंने आपके नोट्स में लिख के दे दिया है, रट के जाना सीधा। थैंक यू सर। आ रही है बातें समझ में, पक्का। चलिए बस 2-3 बातें और छोटी छोटी सी रह गई बेटा इस चैप्टर में। अब जो बता रहा हूं बहुत ही शिद्दत से सुनना, और लाइफ में कभी इसको मत भूलना, कभी नहीं, ठीक है। इससे बेटा और मजा आएगा। अगली क्लास संडे, सैटरडे संडे वाली क्राइम मर्डर सिखाऊंगा उनको, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हम लोग का सिर्फ मर्डर भी करेंगे। चलिए एक दिल्ली वाले लड़के की तरह मत बन जाना। उस नलायक को मैंने एक आइडिया दिया, नलायक ने कर दिया कांड, वो तो अच्छा हुआ मेरा नाम नहीं लिया। सर ये सब मत सिखाओ यार। सिखाओ क्या, लॉ में कभी नहीं लिख रखा है भाई। ऐसे ये पता करेगा सर आप पहले को मत बुलाना उस दिन। सर सिखाओ सर, हम लोग कुछ नहीं करेंगे।
में बेटा एक वो महाभारत या किसमें सिखाया गया, वो दिखाया गया था ना, एक राक्षस होता है जो शंकर जी से कोई वरदान मांगता है कि मैं जिसके भी सर के हाथ पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। तो वो शंकर जी के पीछे भागने लग जाता, मैं आप ही पे पहले ट्राई करता हूँ। सिंपल सी बात है भाई, वरदान उन्होंने दिया ना, तो ट्राई तो उन्हीं के ऊपर करूंगा ना पहले। हमारे गॉड भी बहुत अजीब थे, हमारे गॉड ही बहुत अजीब थे, किसी को भी कुछ भी बोल देते थे, भाई मान ले तू यही होगा तेरे साथ। फिर उसके बाद बेटा शंकर जी को बचाने के लिए वो अपने विष्णु जी ने वो लेडीज का रोल प्ले किया, ठीक है, और फिर वो नाच डांस वांस करने लगा, तो उसको क्या दिल्ली वाला आपने बोला था ना, नहीं वो कांड नहीं बताना, पब्लिक चैनल पे वो कांड नहीं। सब इधर आजा बेटा, इधर पहले इधर आ जाओ। सेक्शन नंबर 113 क्या लिखा हुआ है बेटा, देख क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस 114 रिव्यू, 115 रिवीजन। एक बात मुझे बता, रेफरेंस कब लोगा, ध्यान सुनना, जब लोअर कोर्ट को किसी चीज समझ में नहीं आ रही तो क्या करेगा, हायर कोर्ट से रेफरेंस मांगेगा, सिंपल, ठीक है। एक बात बता, लोअर कोर्ट ही ऐसा कर सकता है या फिर जो वहां पे डिस्प्यूटेड पार्टीज है वो भी मांग सकता है रेफरेंस, कोई मांग सकता है, समझ में आ रहा। तो जब लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और देयर इज अ प्रॉब्लम, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या ले लेंगे, रेफरेंस। याद आ रहा, आर्बिट्रेशन में हमने ऐसी बात की थी, रेफरेंस वाली बात की थी। डांस क्यों कर रहे हो ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो आर्बिट्रेशन में हमने ऐसी बात की थी, रेफरेंस वाली। तो रेफरेंस का मतलब क्या है, लोअर कोर्ट हायर कोर्ट को बेटा अप्लाई कर रहा है किस चीज के लिए, कि भाई तुम रेफरेंस के लिए अप्लाई करो, समझा, वो भी कार्टून है एकदम, समझ में आ गया, रेफरेंस क्लियर हुआ। तो लोअर कोर्ट किसको अप्लाई कर रहा है, हायर कोर्ट को, कि भाई मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही। वहां पे क्या था, आर्बिट्रेशन में एक्सपर्ट ओपिनियन, हाई कोर्ट का रेफरेंस पढ़ा था, आर्बिट्रेशन, सदी वाली बात याद आ रही, हाँ सर कुछ तो याद आ रही। अब आजा रिव्यू, रिव्यू ध्यान से याद रखना, जिस कोर्ट ने मुझे जजमेंट दिया ना, मैं उसी कोर्ट को बोल रहा हूं कि सर प्लीज एक बार और देख लो, प्लीज एक बार और देख लो कि आपने जो बोला है क्या वैसा सही है क्या, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जब भी कोई जजमेंट आता है ना बेटा, उसमें तीन बातें आती है, कंफर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड। याद आ रहा, हमने सेट असाइड नाम का वर्ड आर्बिट्रेशन में पढ़ा था, समझना, कंफर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड का मतलब क्या होता है, ये तीन चीजें लाइफ में कभी मत भूलना। मान ले तुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, करेक्ट है, तूने अपील कर दिया कहां, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने बोला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट फाइनल। याद आ रहा, अपन ने लॉ ऑफ टॉर्ट में विद्यावती वाला केस, हाई कोर्ट ने क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो बोला, ट्रायल कोर्ट ने जो बोला वो सही है, उसको क्या बोलते हैं, कंफर्म, समझ में आ गया। मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पेनल्टी लगाई 10 लाख की, हमने हाई कोर्ट में अपील कर दी, हाई कोर्ट ने बोला 4 लाख, दिस इज मॉडिफिकेशन, दिस इज मॉडिफिकेशन, समझ में आ गया। सेट असाइड, पूरी की पूरी जजमेंट ही चेंज कर देना, जजमेंट ही चेंज कर देना, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट चेंज करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट भी चेंज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेट असाइड। याद आ रहा कुछ, सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर की जजमेंट को हमने सेट असाइड के लिए भेजा था कोर्ट के पास विद इन 3 मंथ्स। याद आ रही कुछ बातें, इसको बोलते हैं बेटा कोरिलेशन करना। इफ यू हैव एबिलिटी टू कोरिलेट वन चैप्टर विद अनदर चैप्टर, लाइफ में बेस्ट कंपनी सेक्रेटरी बनोगे। क्यों, एक लॉ को दूसरे, और ये आपको इस स्टेज पे नहीं आएगा, ऐसा तब आएगा जब आपने एक चैप्टर को कम से कम 6 से 7 बार पढ़ी हो। ऐसा कब आएगा, एक चैप्टर को कितनी बार पढ़ी है, 6 to 7 टाइम्स, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी। और यहां तो सर एक बार पढ़ने के लाले हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब ध्यान से, अब जो बात बोल रहा हूं बहुत डेंजर, मैं क्या बोल रहा हूं, रिव्यू के लिए तूने कहां अप्लाई किया, सेम कोर्ट में, करेक्ट है। हाई कोर्ट का जजमेंट था तो रिव्यू के लिए कहां अप्लाई करेगा, हाई कोर्ट में ही। लेकिन ध्यान से, किसी भी कोर्ट को
रिव्यू करने की पावर तब होती है जिस मैटर को लेके तू रिव्यू करने के लिए आ रहा है, जिस लॉ का वो मैटर है, उस लॉ में ये पावर लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट का सेक्शन 53 है डिस्काउंट वाला, कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकता, करेक्ट है, उसका जजमेंट आया, अब तू उसको चैलेंज कर रिव्यू करवाना चाहता है, ठीक है, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, 53 में लिखा होना चाहिए कि रिव्यू इसमें हो सकती है। आ रही है बातें समझ में? कोई डाउट? पक्का? अच्छा मुझे बताओ, रेफरेंस के लिए हम कहां जाएंगे? हायर कोर्ट। और रिव्यू के लिए सेम कोर्ट। बस देखो तीनों बातें एकदम सीरीज में चल रही है, तीनों बातें एकदम सीरीज में चल रही है। रेफरेंस मतलब हायर कोर्ट, रिव्यू मतलब अब आते हैं रिवीजन। इसका मतलब क्या है भाई, लोअर कोर्ट ने कोई नालायकपंथी कर दी तो हायर कोर्ट उसके डिसीजन को रिवाइज कर रहा है। समझ में आ रहा है? लोअर कोर्ट ने क्या कर दी? नालायकपंथी कर दी, तो हायर कोर्ट उसके डिसीजन को रिवाइज कर रहा है। आ रही है बातें समझे? लोअर कोर्ट अपनी औकात के बाहर काम कर रहा है, लोअर कोर्ट अपनी औकात के बाहर काम करे। एक बात मुझे बता, आर्बिट्रेशन क्या क्रिमिनल मैटर को डील कर सकता है? नहीं, आर्बिट्रेशन ओनली सिविल मैटर को डील करेगा। आर्बिट्रेशन डाइवोर्स के केस लेके बैठा है, क्या वो डील कर सकता है? भाई तेरी औकात ही नहीं है ना डाइवोर्स के केस लेने की, तो हायर कोर्ट का कुछ तो रिव्यू आएगा, बेटा तू कर क्या रहा है, अपनी औकात के बाहर जाके काम करेगा, पावर नहीं है फिर भी। जैसे मैं आपको जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कौन सी कोर्ट कौन सी सजा सुना सकती है। जैसे हाई कोर्ट को पावर है किसी भी टाइप का सजा, तू फांसी, सेंटेंस, उसके बाद लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, कुछ भी सुना सकता है, ठीक है। उसका सेशन कोर्ट होता है, मेट्रोपॉलिटन जज होते हैं, उन सबकी एक औकात है कि तुम कितना दे सकते हो, उससे ज्यादा अलाउड ही नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो, अगर तुम्हें लॉ मेकर के अगेंस्ट चैलेंज करना है तो पहले लॉ आना चाहिए, तभी तो चैलेंज कर पाओगे ना। भाई मेरे अगेंस्ट अगर चैलेंज करने तो पहले मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी तभी तो, अदरवाइज कर पाओगे क्या? नहीं। ये तीन बातें समझ में आ गई, याद रहेगा? बताओ, रेफरेंस लोअर हायर को, रिवीजन और रिवीजन। देख रहे हो, मतलब रट्टा मार लिया कि सर इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, इसी ऑर्डर में, कसम है हमें। लोअर कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट रिवाइज कर रहा होता है, हाई कोर्ट नहीं हायर कोर्ट, करेक्ट है। और रिव्यू में सेम कोर्ट को हम बोल रहे हैं। अच्छा बताओ, जब भी जजमेंट आता है तीन बातें होती है, क्या? कंफर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड। ऐसा पता कब होगा? जब तूने अपील किया है। कंफर्म का मतलब पुराना वाला ही रहेगा, मॉडिफाई में चेंज होगा, और सेट असाइड में पूरा जजमेंट ही चेंज होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? तो तीन बातें क्लियर हो गई। कौन सी तीन बातें? रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना? बोलोगे सर आज तक का सबसे मजेदार चैप्टर। यस बेटा, वो तो पूछूंगा ना, जब टेस्ट लूंगा तब पता चलेगा कितना मजेदार। रिवीजन का सेक्शन 115। क्या बोल रहे हो? रिवीजन का प्रोसीजर क्या होता है? रिवीजन का प्रोसीजर क्या होता है? जैसे मान लो मुझे अगर रिवाइज करवाना है कोई मैटर, तो या तो मैं खुद अप्लाई करूंगा, या तो कोर्ट का जब जजमेंट आया ना, तो बेटा हायर कोर्ट्स की निगरानी रहती है उनके ऊपर। तो हायर कोर्ट को ही लगता है कि नहीं इसने कुछ गलत दिया है, तो वो खुद से उनको अप्रोच करेंगे। तो जो लोअर कोर्ट्स जो भी डिसीजन देते हैं तो वो ऐसे होता है कि हायर कोर्ट्स चेक। यस यस, ऑब्वियसली सी बात है बेटा। तो अगर उनको गलत लग रहा है तो वो सामने से खुद बोलेंगे कि बेटा अपनी औकात में रह के काम करो। तो वो कोर्ट को ही बोलेंगे। यस, सीधा कोर्ट सीधा। तो जिसके साथ गलत हुआ, और आपके साथ अगर मान लो गलत हो गया, आपको पता है कि मेरे साथ गलत हुआ, अप्लाई कर दो ना। नहीं, अगर किसी को नहीं ध्यान है और अगर कोर्ट को पता चलता है तो वो थोड़ी, हाँ कर सकते हैं, ऑन इट्स ओन भी कर सकते हैं। हाँ यस, ऑन इट्स ओन भी होता है, बट रेयर एंड रेयर, ठीक है। अपन को ज़्यादा टाइम अपन को ही ध्यान रखना पड़ता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। कोर्ट क्या बोलेगा? तुझे सजा मिली ना, तुझे अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहिए। मैं कौन होता हूँ? याद आ रहा? ऐसी बातें हमने एक जगह पढ़ी थी, जब सेक्शन नंबर 8 ऑफ आर्बिट्रेशन, एक पार्टी अप्लाई कर देता है कोर्ट में, ऑलरेडी तेरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना हुआ है, तो हमने क्या वहाँ पे पढ़ा था? कोर्ट अपने आप स्टे ऑर्डर ग्रांट कर देगा। क्या बोला था? दूसरी पार्टी अप्लाई करेगी तो मैं करूँगा, अदरवाइज मैं तो डिसीजन दूंगा। तो अपने हक के लिए बेटा खुद से लड़ना पड़ता है। समझ में आ रहा? चलिए
अब आते हैं बेटा, अच्छा हाँ, इसके रिगार्डिंग भी बेटा डिफरेंस आ जाता है, रिव्यू और रिवीजन का डिफरेंस आ जाता है। मैंने नोट्स में आपको लिख दिया है रिव्यू और रिवीजन का डिफरेंस। चलिए बेटा, अब बात करते हैं हम अपील की। तो बताओ, डिक्री के अगेंस्ट अपील पॉसिबल है? यस। ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं। अच्छा, जनरली अपील कहाँ जाती है? लोअर से हायर। तो डिस्ट्रिक्ट की अपील कहाँ जाएगी? और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में। करेक्ट है। अच्छा, एक ही मैटर में 2-3 बार अपील हो सकती है? पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन उसमें क्या होगा? रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आ रही है बातें समझ में? चलिए, तो ये था अपील। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही था ना पहले, हाँ, हाई कोर्ट में गए बाद में। यस। अब आजा बेटा, इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टे ऑर्डर। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टे ऑर्डर। चलो, बहुत ही बेसिक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो परिणीत ने मुंबई के नाइट क्लब में मुंबई के नाइट क्लब में इसने सिंगिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, मान लो नाइट क्लब का नाम है डीजे क्लब। ठीक है, डीजे क्लब में इसने सिंगिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट किया 10 नाइट्स के लिए। करेक्ट है। पर नाइट इसको 2 लाख मिल रहा है। पर नाइट कितना मिलता है बेटा? 2 लाख मिलता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट नाइट बराबर गया, सेकेंड नाइट गया, थर्ड गया, फोर्थ गया, फिफ्थ गया, सिक्स्थ गया, 7th और 8th नाइट इसने बंक मार दी। ठीक है, बंक मार दी। एक बात मुझे बता, 9th नाइट को जब ये वहां पहुंचेगा क्या हो सकता है इसके साथ? आप बोलोगे सर तोड़ेंगे इसको। बेटा ऐसा थोड़ी तोड़ देंगे। क्या हो सकता है? बातें ये हो सकती है कि जब ये 9th को पहुंचेगा, 2 बातें, या तो डीजे क्लब का ओनर बोलेगा ठीक है 2 नाइट अपना काम पूरा करो, आ जाओ। अगर डीजे क्लब के ओनर यह बोल रहे ठीक है भाई कंटिन्यू, अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो, तो 2 नाइट में जो भी नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई कौन करेगा? परिणीत। करेक्ट है। लेकिन अगर मान लो डीजे क्लब ने धक्के मार के निकाल दिया, निकलो भाई नहीं चाहिए तुम, तो अब इसको 4 नाइट की भरपाई करनी पड़ेगी। क्यों? पर वो तो आया था ना। आया था बेटा, लेकिन तूने अपना प्रॉमिस तोड़ा ना। करेक्ट है। अब जब डीजे क्लब के ओनर ने, मान लो डीजे क्लब के ओनर और कोई नहीं बेटा, अपने कृष्णा सर है। करेक्ट है। डीजे क्लब के ओनर ने जब इस बात की इंक्वायरी लगाई कि ये नालायक क्यों नहीं आया था 7th और 8th, तो पता है ये जो है अपना कहाँ गया? परिणीत। ये चला गया था, पता है बेटा कहाँ? ये चला गया था किसी एमजे क्लब में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो 5 लाख दे रहे थे पर नाइट का। समझ में आ रहा? और एमजे क्लब में बेटा 15 डेज का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है ये। तो अब पता है लॉ मेकर क्या बोलेगा? अब डीजे क्लब का ओनर इसके ऊपर केस फाइल करेगा और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेगा कि इसको स्टे और लगाओ, पहले ये मेरा असाइनमेंट पूरा करे और फिर यहाँ पे जाए। समझ में आ रहा? कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मेरे साथ भी कर सकते हो। मैंने अगर आपको पढ़ाने का वादा किया है कि ये टाइम आपका, तो टाइम आपका, उस टाइम में मैं कोई दूसरा असाइनमेंट ले सकता हूँ क्या? नहीं। अगर ऐसा लिया तो आप मेरे ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हो? इंजंक्शन। अब बोलोगे हमें सर प्रोसीजर बता दो कैसे अप्लाई करना है, अपन तैयार रहेंगे पहले से। समझ में आया या नहीं आया? पक्का क्लियर हो गया? इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर टाइम पे दिए गए डेट पे फुलफिल नहीं हो रहा और बंदा कहीं और असाइनमेंट ले चुका है, तो आप कोर्ट को अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? इंजंक्शन के लिए। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टे ऑर्डर। ध्यान से बेटा, एग्जाम में स्पेलिंग अच्छे से लिख के आना, बच्चे इंजेक्शन लिख के आ जाते हैं। डॉक्टर वाली इंजेक्शन की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये क्या है बेटा? इंजंक्शन है। ठीक है, ऐसे याद रखो। प्लेटफॉर्म होती है ना, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को जंक्शन बोलते हो ना, वैसा याद रखो। इंजंक्शन, जंक्शन नहीं, जंक्शन। चलिए बेटा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक बार में ये समझ में आता है। समरी सूट क्या है बेटा? समरी सूट। सबसे पहले वहां पे लिख लो कि समरी सूट ओनली रिकवरी ऑफ मनी के ऊपर लगता है। कब लगता है बेटा?
रिकवरी ऑफ मनी के ऊपर लगता है। कब लगता है? रिकवरी ऑफ मनी के ऊपर लगता है। कब लगता है? रिकवरी ऑफ मनी के ऊपर लगता है। सुनो ध्यान से बेटा, अभी तक अपन जो इस चैप्टर शुरू किए थे हम पढ़ क्या रहे? सिविल प्रोसीजर कोड। नहीं, अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे? समरी सूट। सेक्शन नंबर क्या बेटा? 37 ना? ऑर्डर 37 है ना? ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। हमने क्या पढ़ा था अभी? जब भी कोई केस फाइल होता है कितने लोग होते हैं? कौन कौन से? चलो ए और बी का नाम लेते हैं। ए है प्लेंटिफ और बी है अपन का डिफेंडेंट। बताओ ए क्या फाइल करेगा? प्लेंट। और डी क्या फाइल करेगा? डिफेंस। मान लो कोई केस ऐसा है जहां पे ये बोला जा रहा भाई डिफेंडेंट तेरा अधिकार नहीं है बोलने का। सर ये क्या बात हो गई? ऐसे कुछ मैटर्स हैं जहां पे तेरा अधिकार नहीं है बोलने का। एक बात मुझे बताओ, रेप का जब केस जाता है सीधा एक्सेप्टेड? एक्सेप्ट होता है नहीं होता? सीधा एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बाद में। ठीक है, अभी तो बेटा जिसके ऊपर शक गया वो लाओ पहले उसको, पहले उसकी खातिरदारी करें हम। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग तो हम बाद में करेंगे। करेक्ट है? तो जहां पे ध्यान सुनना, ऐसा केस जहां पे डिफेंडेंट को हक नहीं है बोलने का। डिफेंडेंट को हक नहीं है बोलने का। अब मुझे बताओ, डिफेंडेंट को हक नहीं बोलने का इसका मतलब क्या है? एक ही पार्टी होगा, मैटर फटाफट सुलटेगा। सिर्फ बोलेगा कौन? प्लेंटिफ, और जज डिसीजन देगा। खत्म ना। कंफ्यूजन कब आता है? जब डिफेंडेंट का लॉयर उंगली कर रहा हो तभी होगा ना। अब डिफेंडेंट के लॉयर कुछ अलग बोल रहे हैं इधर भी, अब जज यहां पे क्या बोल रहा है? भाई ये मैटर ही ऐसा है जहां पे मुझे सुननी नहीं है तेरी, मेरी सुननी नहीं है तेरी। लेकिन नहीं सर मुझे सुनाना है आपको। आप बोल रहे हो सुननी नहीं है लेकिन मुझे सुनाना है। अब क्या करें? ध्यान से, अगर कोई बंदा चाहता है कि उसका समरी सूट, मतलब डिफेंडेंट के पास राइट नहीं है और वो बोल रहा है कि नहीं नहीं सर मुझे चाहिए राइट, मैं अपने आप को कुछ प्रूफ करना चाहता हूं, तो तुम्हें बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 36 लिख लो। आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 130 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या बोलता है? तुम स्पेशल लीव पिटीशन डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, लेकिन ध्यान से बेटा, इसके लिए तुझे विद इन 10 डेज समरी सूट के लिए तुझे विद इन 10 डेज क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। अगर विद इन 10 डेज में तूने समरी सूट के लिए अप्लाई नहीं किया तो खत्म, अब तेरा राइट गया। आ रही है बातें समझ में? क्या बोला मैंने? समरी सूट के लिए कितने दिन में अप्लाई करना है? विद इन 10 डेज। अब देखो नाम से क्या लग रहा है? समरी का मतलब सब कुछ फास्ट चीजें होंगी। अब यहां पे डिफेंडेंट की सुनी नहीं जाएंगी तो ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होगा, और जब ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होगा तो मैटर फटाफट डिसाइड होंगे। बट ध्यान से, ये बस ओनली कहां होता है बेटा? रिकवरी ऑफ मनी, जहां पे हम नहीं, ठीक है बेटा बाटी ने बोल दिया ना 5 लाख दे, ठीक है, उसमें ज्यादा बहसबाजी नहीं होगी। एक बात मुझे बताओ, इनकम टैक्स का मेरे ऊपर नोटिस आया, अमित 5 लाख, बहसबाजी करूं? मेरे पास राइट है डिफेंड करने का ना? समझ में आ गया? तो ऐसे जनरली कांड कहां पे होते हैं बेटा? जब आपका रिकवरी ऑफ मनी का केस होगा तभी ऐसे कांड होते हैं, अदर चीजों में ये कांड नहीं होंगे। आ रही है बातें समझ में या नहीं? तो समरी सूट क्लियर हुआ? पक्का? चलिए बेटा, तो ये हमारा समरी सूट, लेकिन याद क्या रखना, कितने दिन पहले? 10 दिन पहले। ठीक है, चलिए अब ये बातें तो हम बचपन से बेटा पढ़ते आ रहे हैं। क्या माइनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो? जल्दी बताओ, क्या माइनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सूट, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। कॉर्पोरेशन की बातें बाद में करते हैं। मुझे बताओ, माइनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? नहीं, या माइनर केस फाइल कर सकता है? एग्जाम्पल देता हूं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो सबके जहन में है, निर्भया रेप केस। उसमें एक माइनर था, क्या उसके अगेंस्ट केस नहीं फाइल हुआ?
हुआ, केस तो फाइल हुआ, लेकिन क्या उसके अगेंस्ट वैसी प्रोसीडिंग हुई जैसा उन 4 के अगेंस्ट हुई थी? नहीं। मतलब उसको कहाँ रखा गया था? जुवलाइन। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बातें हो रही है ना, इफ समवन इज डूइंग रेप देन ही इज नॉट अ माइनर, ऑब्वियस सी बात है। और उसको पता है 10,000 जजमेंट देके आपने छोड़ दिया, 10,000 पेनल्टी देके छोड़ दिया, मतलब ये सह देने वाली बात हो जाती है, ठीक है, सह देने वाली बात हो जाती है। अब उसको जुवलाइन भेज दो, ठीक है। लेकिन ये बात भी कोर्ट का भी कहना सही है, क्यों? कुछ हद तक सही है कि बेटा ब्रेन वॉश होती है, ये सब चीज़ क्या होती है? ब्रेन वॉश होती है, ठीक है। एक इंसान देखो, इंसान गलत कब करता है? या तो वो मजबूर है या तो उसकी संगत बुरी है, या तो वो मजबूर है या तो उसकी संगत बुरी है। अपन बोलते हैं ना इंग्लिश सीखने की लैंग्वेज है, इंग्लिश बोलना शुरू कर दो अपने आप बोलने आ जाएगा। ये जो होते हैं ना बेटा ऑक्सफोर्ड वाले, ये सब लूट रहे होते हैं, बोल रहे थे ना हम 30 डेज में इंग्लिश सिखा देंगे। मतलब क्या भगवान हो तुम? 30 दिन में मेरे अंदर वो 3 इडियट, वो क्या बोलते हैं, वो पीके मूवी चल रहा है, मैं हाथ छूऊंगा तेरा सब आ जाएगा तेरे अंदर से सारा मेरे पास। ऐसा थोड़ी है भाई, ठीक है। मेरे साथ भी धोखा हुआ था बेटा, याद है? पहले अपने एक ऐड आता था, शायद आप लोगों ने ऐड देखा है, इंग्लिश गुरु करके एक बुक आती थी, उसका ऐड आता था। तो मैं, मेरा भाई, हम चारों भाई दिल्ली में पढ़ने के लिए गए थे। टीवी पे वो ऐड देख रहे थे, इंग्लिश सीख जाएंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे, और इच्छा थी कि इंग्लिश सीखें। ऑर्डर कर दी, 3250 रुपीज़ की बुक थी। जब बुक आया ना घर पे, अब बुक का डिलीवरी बॉय आया और हमने फटाफट उसके सामने में ही खोला और फिर बैग से दी, वो निकला, मोबाइल ऑफ उसका, ठीक है। पता उसमें क्या था? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उसके बाद मैं आता हूं, मैं जाता हूं, आई कम यू गो, ठीक है। इसके अलावा उस बुक में और कुछ भी नहीं था, वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। और वो सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी। भाई बोलता भाई ये तो मुझे आता है, ये क्या सीखूंगा मैं इसमें, ठीक है। फिर हमें उस दिन आइडिया आ गया कि नहीं, इंग्लिश ऐसे नहीं होगी। फिर मैंने इंग्लिश कैसे सीखा? तो बेटा जब मैं लेक्चर लेता था ना सर का, तो केडिया सर के माउथ एक्सप्रेशन को, और ये जो जैन सर थे उनके माउथ एक्सप्रेशन को, गजरानी सर, उन सब से मैंने पढ़ा है, HL गुप्ता सर, इन सब के माउथ एक्सप्रेशन को, वो कैसे बोलते हैं, वो लैंग्वेज मैंने कॉपी करनी शुरू की। और फिर हैबिट बनाई अपनी न्यूज़पेपर पढ़ने की, सबसे हार्ड वाली इकोनॉमिक्स टाइम्स। पहले शुरू किया था दिल्ली टाइम्स से, लेकिन दिल्ली टाइम्स से फ़ोटो के अलावा और कुछ नहीं दिखते थे, करेक्ट है। फिर सर ने सजेशन दिया, बेटा तू इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़। फिर 2 घंटे की हैबिट डाली इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ने की। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इंग्लिश बढ़ा। तो ब्रेन वॉश इसको बोलते हैं, करेक्ट है। तो ऐसे ही बेटा माइनर का क्या होता है? ब्रेन वॉश होता है, ठीक है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला? अगर माइनर के अगेंस्ट केस फाइल करना। अब देख ध्यान से, जनरली अपन माइनर का एज क्या बोलते हैं? 18। लेकिन बेटा एक और है, नया नहीं बेटा, ये पहले से है, लेकिन अभी लोगों को लगता है जैसे शादी करने की एज क्या है? 21। गर्ल्स के लिए अभी 21 क्या है, पहले क्या था? 18। और बॉयज के लिए 21 था, अभी दोनों के लिए क्या कर दिया गया? 21, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, इतना तो होना चाहिए। क्यों? मैच्योर तो होने दे भाई, 18 साल हुए नहीं फैमिली वाले पीछे। पता नहीं शादी में ऐसा रखा क्या है, क्या करूंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान से बेटा, 18-21 की एज है। अब 21 साल सिर्फ शादी के लिए नहीं बेटा, प्रॉपर्टी में भी 21 लगती है। इफ यू वांट टू बिकम अ ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, 21 साल का एज होना चाहिए। दूसरा, डायरेक्टर बनने के लिए भी 21 साल की एज है। यानी डायरेक्टर 18 साल के बच्चे माइनर, 18 साल के बच्चे डायरेक्टर नहीं बन सकते। 21 साल हो गए, डायरेक्टर बनने के लिए 21 साल मतलब मेजर। आ रही है बातें समझ में? नहीं आ रही? क्लियर है? तो कुछ चीजें में 18 और कुछ चीजें में 21 है। लेकिन मान ले बेटा कोई माइनर है, उसके अगेंस्ट केस चलाना, या माइनर के मान लो मॉम डैड को मार दिया किसी ने, केस तो वही फाइल कर सकता है। लिमिटेशन एक्ट, डिसेबिलिटी, करेक्ट है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला? ठीक है, जब तक वो माइनर है तब तक उसका केस उसके लीगल गार्डियन के थ्रू रन करेगा, ठीक है। किसके थ्रू रन करेगा? लीगल गार्डियन। एक मूवी मुझे याद नहीं है बेटा, उस मूवी में अगेन रानी मुखर्जी थी, सैफ अली खान था, और 4-5 बच्चों का मूवी था जिसमें सैफ अली खान एक्सीडेंट कर देता है, कुछ उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट कर देता है, तो उसके कस्टडी का कुछ केस है, याद नहीं है मुझे मूवी का नाम। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि जब तक वो माइनर रहेगा, क्या तारारंपम, जब तक वो माइनर रहेगा ना, तब तक बेटा क्या होगा? उसके लीगल गार्डियन के थ्रू केस एंटरटेन किया जाएगा। जैसे वो मेजर हो गया, अब केस वो ट्रांसफर अपने नाम पे ले सकता है।
आ रही है बातें समझ में? नहीं तो ये है बेटा सूट बाय और अगेंस्ट द माइनर, याद रहेगा। दूसरा, कंपनी के अगेंस्ट अगर तुझे केस फाइल करना है तो डायरेक्टर के नाम पे, किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। और केस कहां फाइल करोगे? उसके हेड ऑफिस में। कहां पे? उसके हेड ऑफिस में। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का। तो ये है बेटा सूट बाय और अगेंस्ट द माइनर। जब तक वो माइनर रहेगा तब तक लीगल गार्डियन के थ्रू, जैसे ही मेजर हो जाएगा अब केस वो अपने नाम पे रिकॉल कर सकता है। समझा? और माइनर की एज क्या याद रखनी? नॉर्मली 18, मैरिज के लिए 21, टू बिकम अ डायरेक्टर 21, टू होल्ड अ टाइटलशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी डायरेक्ट 21। ठीक है। जनरली अपन को अभी तक कितना पता था? 18 साल का एज होता है, लेकिन 21 भी होता है जहां पे आप क्या बन सकते हैं बेटा? मेजर बन काउंट किए जाएंगे। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का। इसी के साथ बेटा हमारा एक चैप्टर खत्म होगा जिसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। एक बार समअप करवा दूं, हमने सिविल प्रोसीजर कोड में क्या क्या पढ़ा? हमने ये सीखा डिफेंडेंट कौन होता है, प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट क्या फाइल करेगा, प्लेंटिफ क्या फाइल करेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट क्या होता है, डिफेंस क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिक्री क्या होता है, डिक्री होल्डर किसको बोलते हैं, जजमेंट डेटर किसको बोलते हैं। फिर सेक्शन नंबर 10 रेस सब जुडिस, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, फिर सेक्शन 15 से लेके 20 तक प्लेस कहां पे केस फाइल किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने रिव्यू, रेफरेंस और रिवीजन, और फिर उसके बाद सेट ऑफ, काउंटर क्लेम और इक्विटेबल सेट ऑफ, एंड देन उसके बाद सूट बाय और अगेंस्ट द माइनर, समरी प्रोसीजर और इंजंक्शन। आ रही है बातें समझ में? पक्का। चलिए बेटा, उसमें